वो शराब के नशे में धुत उस वक्त मुग़ल्लज़ात बक रही थी। आज उसके सब्र की हद तमाम हो चुकी थी। कितने ही माह से दिलावर उसे शादी का झांसा दे रहा था। जब भी वो उसे अपने रिश्ता लाने का कहती तो वो मुख्तलिफ हीले बहाने बनाने लगता। आज भी वो उसे बहला फुसला कर नाइट क्लब के ऊपर बने कमरे में ले आया था, जहाँ वो हर दूसरे तीसरे दिन मिलते थे। गुज़िश्ता 8-10 माह से उसका यही मामूल था। क्लब में डांस और हल्ला गुल्ला करने के दौरान नैना इतनी शराब नोशी कर लेती कि होशो खेत से बेगाना हो जाती, जिसका फ़ायदा उठाकर वो क्लब में ही ऊपर बने कमरों में से किसी एक कमरे में उसे ले जाता और सारी रात उसके वजूद से अपनी हवस मिटाता। सुबह उठकर वही जल्द उसके घर रिश्ता लाने के लारे लिपे लेकर कुछ पैसे उसकी मुट्ठी में थमाकर सीटी पर किसी फौज से गाने की धुन गुनगुनाता चलता बनता। इस सब में नैना को एहसास ही नहीं हुआ कि वो क्या से क्या बन गई थी, या यूँ कहना चाहिए शायद उसे एहसास तो था, लेकिन वो उसे झुठला देती, हकीकत कबूल नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमेशा अपने ज़मीर की आवाज़ को दबा देती। उसकी अक्सर रातें घर से बाहर गुजरने लगी। अब तो उसे रेशमा साहिबा से भी बात किए कई कई दिन गुजर जाते। वो जो माँ बेटी का गठजोड़ था, वो तो उसी भयानक सुबह पाश पाश हो गया जिस दिन अरसल और अफजाल साहब ने उनके माँ बहन होने वाली गुफ्तगू सुनी थी। पिछले कुछ हफ्तों से रेशमा बेगम पर उसकी शादी का बहुत दबाव था। अफजाल साहब के इंतकाल के बाद से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो तो अब बिल्कुल ही बदल गई थी। ज़िंदगी में उनकी दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अब उनका ज़्यादातर वक्त या तो इबादत में या फिर आंसू बहाते गुजरता। बिलाशुबा कुछ लोगों के नसीब में ठोकर खाकर ही संभलना लिखा होता है। उनका शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता था। उन्हें भी एहसास हो गया था कि वो कभी ना ख़त्म होने वाली नफसानी ख्वाहिशात के हसूल के लिए बेटी को किस राह का मुसाफिर बना चुकी हैं। लेकिन अफसोस, अब इस सब का कोई फ़ायदा न था। अब उनके पास फ़कत पछतावे के कुछ नहीं बचा था। आजकल वो अपनी ज़िंदगी की तरफ से बहुत बेयकीनी का शिकार रहती। उन्हें मौत की आहट सुनाई देने लगी थी, इसलिए वो जल्द अज जल्द नैना के हाथ पीले करना चाहती थी। और सच्ची बात तो ये थी कि नैना भी अब दिलावर की रोज़ रोज़ की टाल मटोल से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो इस मामले को अब किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। वो सोच कर आई थी कि आज दिलावर से दो टोक बात करके रहेगी। ऐसा नहीं था कि उसके पास चाहने वालों की कमी थी, उसके दोस्तों की एक लंबी फहरिस्त थी। लेकिन बात ये थी कि वक्त गुजारी तो सब करना चाहते थे, लेकिन शादी पर कोई आमादा न था। बस एक दिलावर था जो उसे इस मामले में ज़रा संजीदा लगता। सो आज वो इसी मिशन को अंजाम देने पूरी तैयारी के साथ हर तरह के कील कांटों से लेस होकर खूबसूरत से सिल्वर ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज़ और ब्लैक स्कर्ट में मलबूस, हमेशा की तरह डार्क मेकअप और अपने तराशीदा खुले बालों में शोला जवाला बनी, बात बात पर कह कहे लगाती उस बदनामे ज़माना क्लब में मौजूद सिगरेट फूंक रही थी, जहाँ कितने ही रईसों की बिगड़ी औलादें मौजूद थीं। उसका होशरुबाज सरापा और दावत देता अंदाज देखकर बहुत सारों की राल टपक रही थी, लेकिन सब दिलावर की वजह से मजबूर थे। दिलावर का उस एक असूल था, कोई भी लड़की जब तक उसकी मंजूर नज़र रहती वो किसी और को उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखने देता था। दिलावर जो कि एक जद्दी पुश्ती जागीरदार था, रुपए पैसे की उसके पास कमी ना थी, सोने पर सुहागा। उसका बाप हाल ही में होने वाले इलेक्शन के नतीजे में वजीर दाखिला बना। अब तो उसके पास से सब दबकर ही रहते। उस क्लब में दिलावर की मर्जी के बगैर परिंदा पर न मार सकता था। इसी बुनियाद पर नैना को भी खसूसी प्रोटोकॉल मिलता, क्योंकि आजकल वो दिलावर की मंजूर नज़र जो थी। नैना बहुत जल्द दिलावर से हाई सोसाइटी में मूव करने के सारे तरीके सीख चुकी थी, इसलिए वो शराब और सिगरेट नोशी करना आम बात समझती थी। दिलावर डार्लिंग, बताओ ना तुम कब मेरा रिश्ता मांगने मेरे घर आ रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ। जब वो एक ख़ास मिकदार में शराब का नशा कर चुकी तो दिलावर उसे हमेशा की तरह कुछ देर कमरे में आराम करने का कहकर ऊपर ले आया, जहाँ आते ही उसने वही बात शुरू कर दी जिससे अब वो बेजार होने लगा। बहुत जल्द बेबी, फिक्र क्यों करती हो। अपनी जैकेट उतार कर सोफे पर फेंक कर वो उसके करीब आ बैठा और उसका हाथ थाम कर लबों से लगाते बोला, बहुत जल्द कब, मुझे एग्जैक्ट दिन बताओ। वो उसकी करीब से अपना हाथ निकाल कर संजीदगी से बोली, ले आऊँगा यार, क्यों बोर कर रही हो। उसके अंदाज से बदमज़ा होता। पहले बेजारी से वो बोला, फिर मसलहत से काम लेने का सोचकर उसके पास खिसकता, उसके गाल पर उंगलियां फेरता प्यार से बोला, यार हम कौन सा बूढ़े हो गए हैं जो अभी से शादी करके बैठ जाए। शादी भी हो जाएगी जाने मन, अभी ये वक्त तो एंजॉय करो। उसने प्यार से समझाना चाहा, लेकिन उसकी बात सुनकर नैना, जिसको अब शराब का नशा पूरी तरह मदहोश कर रहा था, ज़बरदस्ती अपनी पलकें झपक झपक कर आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। बुरी तरह बितकी, यू चीटर, तुम चीट कर रहे हो मुझे, मैं जानती हूँ तुम कोई शादी वादी नहीं करोगे मुझसे, बस मुझे यूज़ कर रहे हो। वो हलक के बल चिल्लाई तो दिलावर ने हाथ थाम कर उसे काबू करने की कोशिश की। इसे जाने कौन सा दौरा पड़ गया आज, रोज़ तो मज़े से एंजॉय करती है। उसने दिल में सख्त बेजार होते
होते सोचा, लेकिन अपनी सोच के बरक्स चेहरे के तासुरात नर्म रख कर बोला, नो बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? उसे खुद से लगाता वो मखमूर लहजे में बोला, डोंट टच मी यू चीटर। बहुत बेवकूफ़ बना चुके तुम मुझे, अब और नहीं बना सकते। उसे ज़ोर से धक्का देकर खुद से दूर हटाती। एक बार वो चीख कर फिर से बोली तो दिलावर को भी गुस्सा आया। वो भी शराफत का चोला उतार अपनी असलियत पर आया। हाँ ठीक समझी तू, तुझ जैसी तवाइफ से कौन शादी करेगा? मैं दिलावर जतोई हूँ, अरबों की जायदाद का तनहा मालिक, मुल्क के बड़े और मशहूर सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ है मेरा। तुझ जैसियों से हम दिल तो बहला सकते हैं, निकाह करके घर नहीं ले जा सकते। दिलावर ने उसे उसकी औकात याद दिलाई तो उसका मिनट में ही नशा हिरन हुआ था। वो बेयकीनी से मुंह खोले उसे देखे गई, फिर हिज़यानी अंदाज में गालियाँ बकती उस पर बुरी तरह पल पड़ी। तुम इतने महीनों से मुझे इस्तेमाल कर रहे थे, धोखा दे रहे थे मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसने 2 ही मिनट में दिलावर के सीने और चेहरे पर अपने लंबे नाखूनों से खराशें डाली, जिस पर चंद ही लम्हों में उसका सब तमाम हुआ और अंदर का जालिम वडेरा पूरी तरह बेदार हुआ। उसने कस कस के 2 थप्पड़ उसके गुलाबी गाल पर दे मारे, जिनकी शिद्दत से नैना का मुसलसल चलता मुंह ऐसे बंद हुआ जैसे किसी टेप रिकॉर्ड को बंद किया गया। उसका दिमाग झुनझुना उठा, ऐसे लगा जैसे कान का पर्दा फट गया, जबकि उसके भारी मर्दाना हाथ का जोरदार थप्पड़ उसका बालाई लब का किनारा भी फाड़ चुका था, जिससे खून रिसने लगा था। मैं धोखेबाज हूँ तो तू खुद क्या है? निकाहशुदा होने के बावजूद कंवारे होने का नाटक करती है कुतिया। दिलावर ने उसे जोर से धक्का दिया और वो बेड के दूसरे किनारे पर जा गिरी थी। तू समझती क्या है? मैं तेरी हकीकत नहीं जानता, तू मुझे उल्लू समझ रही थी। हम खानदानी लोग हैं, हम कुत्ता भी घर में रखते हैं ना तो पहले उसकी नस्ल का पता करते हैं। वो 2 कदम उसके पास नीचे बैठा और उसके बालों को सख्त गरीफ में जकड़ कर बोला। नैना ने तकलीफ की शिद्दत से अपनी आंखें बंद की थी। माथे से निकलने वाला खून अब पूरे चेहरे को रंगीन करता ठोड़ी से नीचे टपक रहा था। एक तो शराब का नशा, दूसरा उसके हाथों भारी खाई जाने वाली मार। उसे अपने आसाब सुन्न होते हुए महसूस हुए थे। बेड की पैंती के कोने से उसका माथा भी जोर से टकराया था, जिसकी वजह से खून निकलने लगा था वहां से। वो चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज़ जैसे हलक में घुट कर रह गई थी। जबकि दिलावर हकारत से मजीद बोल रहा था, मैं तेरे साथ अपनी रातें रंगीन करूंगा और तेरे बारे में मालूमात नहीं रखूंगा। इतना पागल समझ कर रखा है तूने मुझे? मैं शुरू से जानता हूँ कि तू शुरू से किस कुमाश की औरत है। वफा करना तेरी सरिश में शामिल ही नहीं। और हाँ, एक और बात, तूने अब मुफ्त में निछावर नहीं किया मुझे। तूने अपना आप मुफ्त में निछावर नहीं किया मुझ पर, पूरी पूरी कीमत वसूल किया, बल्कि कुछ ज़्यादा ही वसूल किया। बाजार में जाकर बैठेगी तो एक रात के 5-5 10-10 लाख तुझे कोई नहीं देगा। उसके लफ्ज़ थे या पिघला हुआ शीशा, उसके बुझे जहर में बुझे हुए अल्फाज उसके दिल को चीर गए थे, तीर की तरह उसके सीने में जाकर चुभे थे। नैना को अपना पूरा वजूद नीलो नील होता महसूस हुआ। वो जिस्म की पूरी ताकत लगाती बहुत हिम्मत करके उठी और एक बार फिर दिलावर पर पल पड़ी। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, कुत्ते कमीने हरामजादे, मुझे तवाइफ कहता है, तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। उसने दिलावर के कुशादा सीने पर अपने नाजुक हाथ से पै दर पै कई मुक्के मारे, लेकिन उस भरपूर जवान मर्द को भला क्या फ़र्क पड़ना था। उसने जल्द ही दोनों कलाइयों को अपने मजबूत हाथ में जकड़ कर पै दर पै कई सन्नाटेदार थप्पड़ उसे दे मारे, यहाँ तक कि नैना उसके भारी हाथ की ताब ना लाते तेवरा कर नीचे गिर पड़ी। लेकिन दिलावर का तैश किसी सूरत खत्म नहीं हो रहा था। वो उसके बेहोश वजूद को ही लातें और ठुड्डे मारता चला गया, यहाँ तक कि शोर की आवाज़ सुन उसका दोस्त और 10 रास भागते भागे कमरे में आए। एक झटके से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुए। दिलावर, होश में आ, क्या कर रहा है? मर जाएगी ये। उसने बड़ी मुश्किल से उसे काबू करके पीछे हटाते का, मरती है तो मर जाए, उसने नफरत से कहते उस पर और एक और लात मारकर पीछे की तरफ हटा था और उसके बुरी तरह जख्मी खूनम खून वजूद एक और टांग रसीद की। जानता नहीं है कि अगर ये मर गई तो अंकल के लिए कितना बड़ा मसला बन जाएगा। आजकल हकूक़ निस्वां की तंजीमें कितनी सरगर्म है और ऐसे केसेस को तो खूब मीडिया पर उछाला जाता है। उसने ज़बरदस्ती बेड पर उसे बिठाते समझाया तो उसके भी होठ ज़रा ठिकाने आए। वो गहरे गहरे सांस लेकर अपना सांस बहाल करने लगा। हुआ क्या था? चंद मिनट बाद उसे बियर का एक कैन उठाकर उसकी तरफ उछालते, दूसरा अपने हाथ से खोलते उसने पूछा, बकवास कर रही थी हराम? उसकी हिम्मत देकर उसने दिलावर के गिरेबान इसकी हिम्मत देख इसने दिलावर के गिरेबान तक उस पर हाथ उठाने की जुर्रत की।
एक नफरत भरी निगाह उसके नीम मुर्दा वजूद पर डालकर खाली कैन को खींचकर नैना के निढाल वजूद पर उसने दे मारा। उसका गुस्सा और इतनी भड़ास के बाद भी कम नहीं हुआ था। अगर अपने बाप की पोजीशन का ख्याल ना होता तो यकीनन वो उसकी बोटी बोटी चील कौवों को खिला देता। फिर भी यार कुछ तो ख्याल करता, बेचारी के हसीन जिस्म का हशर बिगाड़ दिया तूने। उसका दोस्त मसनूई अफसोस से बोला, जबकि चेहरे पर महसूस कुन तासुरात थे। भाड़ में जाए। उसने जोर से गर्दन झटकी और एक झटके से अपनी शर्ट के रहे सहे बटन खोलकर, ज्यादातर बटन तो मार धाड़ में नैना तोड़ चुकी थी। फ्रेश होने जा रहा हूँ तो कमरे की हालत दुरुस्त करवा कर 10 मिनट में सोनिया को भेज मेरे पास। वॉशरूम के जानिब बढ़ते उसे हिदायत जारी की। और ये इसका क्या करूँ? उसने मायने केजी से जमीन बोस हुई नैना की तरफ इशारा करके पूछा। जो मर्जी कर, उठा के फेंक दे गई। नफरत से कहता वो वॉशरूम की तरफ जोरदार दरवाजे से बढ़कर दरवाज़ा बंद कर गया। खैर अब जिमी इतना भी बदसूख नहीं जो ऐसी आला चीज़ को उठाकर फेंक दे। उसने खबासत से अपनी ठोड़ी खुजाते हुए खुद कलामी की और आगे बढ़कर जख्मों से चूर चूर हुए उसके नीम मुर्दा वजूद को अपने बाजुओं में उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। वो सिगरेट की शदीद तलब महसूस कर रही थी, तभी काफ़ी देर तक अस्पताल के बागीचे में जाकर सिगरेट नोशी करती रही। अब रेशमा बेगम के पास जाने से पहले खवातीन के बनाए गए वॉशरूम में आई तो यहाँ वॉश बेसन के आगे खड़ी बड़ी सी चादर में लिपटी हाथ धोती हुई लड़की को एक लम्हे में पहचान कर वो गुस्से से बल खाकर रह गई। उसकी हालत से साफ जाहिर था वो माँ बनने के मरहले से गुजर रही है। नैना के पूरे जिस्म में शरारे दौड़ गए। आज जहाँ ये आम सी शक्लो सूरत की हामिल लड़की कब्जा जमाए बैठी थी, वो तो उसकी जगह थी जो उसने अपनी बेवकूफ़ी के हाथों गंवा दी थी। उस लड़की की ज़िंदगी में शाहज़ेब आ गया। उस लड़की की ज़िंदगी से शाहज़ेब गया तो उसका खुला पुर करने के लिए अरसल आ गया, जो शाहज़ेब से कई गुना बेहतर था। वो हर कोई अपनी जगह पर खुश था, अपनी ज़िंदगी में सेट था। सिवाय उसके क्या कसूर था उसका? बस एक वही तही दामान रह गई थी। आजकल वैसे भी उसका गुस्सा अरूज पर रहता था। दिलावर के बाद उसका दस्तेराज जिमी भी उसे कई महीने तक इस्तेमाल करके धुतकार चुका था। अब इस सब में सबसे ज़्यादा गलत ये हुआ कि उन लड़कों ने उसे बुरी तरह नशे का आदी बना दिया। अब उसे अपनी तलब पूरी करने के लिए अच्छी खासी रकम की ज़रूरत पड़ती, जिसके हसूल के लिए फिर उसके पास बस यही एक रास्ता बचता था। दूसरे रेशमा बेगम को आज अस्पताल में दाखिल हुए दूसरा दिन था। दिन रात उनके साथ गुजारते, उनकी देखभाल करते वो शदीद बदमिजाज और चिड़चिड़ी होती जा रही थी। ऐसे में मरियम को सामने देख उसके अंदर आग ही तो लग गई, तभी खुद पर काबू ना रख पाई और उसके सर पर पहुंचकर हुर्रा कर बोली, ओ मरियम बीबी, क्या समझ रही हो तुम? तुमने अरसल को छीन लिया मुझसे, वो तुम्हारा हो गया। किसी ऐसी खुशफहमी में मत रहना। मरियम जो अपने ध्यान में मगन हाथ धो रही थी, एकदम अपने इंतहाई करीब से नफरत में डूबी आवाज़ सुनकर चौंक कर पलटी। जब गुस्से से लाल बबू का चेहरा लिए नैना को देख ठंडी सांस भरकर रह गई। शुक्र है यहाँ उन दोनों के अलावा भी और कोई नहीं था। मैं किसी खुशफहमी में हूँ या नहीं, मगर तुम गलत फहमी का शिकार ज़रूर हो, जो अभी तक माजी में भटक रही हो, जबकि हकीकत यही है कि वो मेरे हैं। अल्लाह ने उन्हें मेरा नसीब बनाया। उसने चादर के पल्लू से हाथ खुश करते बुरी तरह बेचौताब खाती नैना को मजीद सुलगाया। मत भूलो, मैं उसकी पहली मोहब्बत हूँ और मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी भी नहीं भूलता। और तुम हो ही क्या, एक आम सी शक्लो सूरत की निहायत आम सी लड़की। अपनी खिदमत गुजारी और ताबेदारी का ढोंग रचाकर तुम उसकी बूढ़ी माँ को तो अपना गर्विदा कर सकते हो, लेकिन उस जैसे आला ज़ौक़ के हामिल हैंडसम मर्द को नहीं। यकीनन सिर्फ अपनी माँ की वजह से तुम्हें कबूल करने पर मजबूर हुआ होगा। दिल में तो उसके अब भी मैं ही होंगी। और तुमसे उसने वक्ती ज़रूरत के तहत रिश्ता कायम किया, इसलिए ज़्यादा हवाओं में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके भरे भरे जिस्म को तनफ्फुर से देखते हुए उसने जहर उगला था अब अपने मुंह से। उस वक्त हसद और रकाबत का जज्बा इस बुरी तरह उस पर हावी था कि उसका बस नहीं चल रहा था उसका गला दबाकर उसकी जान ले ले। मैं वाकई एक आम सी लड़की हूँ, मुझे पहली दूसरी मोहब्बत का तो इल्म नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि असल पाकीज़ा मोहब्बत वही है जो निकाह के बाद मियाँ बीवी के दरमियान पैदा होती है। और एक और बात जिसका मुझे इल्म है, किरदार की हल्की और बेवफा औरत मर्द के दिल से इस तरह निकलती है जिस तरह मक्खन में से गर्म सलाख। मरियम ने अपने हाथों को आपस में जकड़ कर उनकी लड़जाहट पर काबू पाते मजबूत लहजे में बहुत पहले कभी हुमैरा साहिबा के कहे जुमले दोहराए तो नैना बुरी तरह जली। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से तपकर खून छलकाने लगा। वो एकदम तेज़ी से सीधी होकर उसकी तरफ बढ़ी। बड़ा ज़ोम है ना तुम्हें अपनी पाकबाजी पर? अगर अरसल को तुमसे छीन कर दोबारा अपना ना बनाया तो मेरा नाम भी नैना नहीं। वो चैलेंजिंग अंदाज में बोली, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो। तुम में ऐसा कुछ है ही नहीं जो वो ज़्यादा देर तक तुम्हारे पास टिक सके। वो मेरा था और मेरा ही रहेगा। उसकी दिलखराश बातों से
दिल की हालत जितनी भी ख़राब हो रही थी, मरियम ने अपने चेहरे के तासुरात नहायत पुरसकून रखे हुए थे, जिन्हें देखकर नैना को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी इस बात पर भी वो ऐसे मुस्कुराई जैसे किसी नादान बच्चे की बात पर कोई बड़ा मुस्कुराता है। जोम में मैं नहीं तुम हो, तुम यकीन क्यों नहीं कर लेती? वो कभी तुम्हारे थे ही नहीं, वो तो अज़ल से मेरे नसीब में लिखे गए थे, लेकिन मेरे रब की हिकमत कि उसने तुमसे होते हुए उसे मुझ तक पहुंचाना था। और हाँ, दूसरी बात, मैं जितनी भी आम सही उनकी औलाद की माँ हूँ। वो मरियम को तो शायद छोड़ सकते हो, लेकिन अपने बच्चों की माँ को कभी नहीं छोड़ेंगे। उसने लबों पर चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट लिए कहा तो नैना अपना जब्त खोती उसकी तरफ झपटी, लेकिन मरियम उसका हाथ दरमियान में काबू करती उसकी कमर से लगा गए। हाँ, ये गलती कभी मत करना दोबारा, वरना ऐसा हुलिया बिगाड़ूंगी कि अपनी खुद की शक्ल नहीं पहचान पाओगी। मरियम चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती लिए सर्द लहजे में बोली, और इतनी ज़ोर से उसका हाथ झटका कि नैना लड़खड़ा कर रह गई। मरियम तेज़ी से बाहर निकलती चली गई। पीछे उसके मुंह से मुग़ल्लिज़ात का तूफान जारी हो चुका था। वो गाड़ी में आकर बैठी तो सरसरी अंदाज में अरसल को सब ठीक होने की रिपोर्ट देती। अपनी सोचों में गुम हुई। वो खुद ताज़ा ताज़ा हुए वाक़ये के ज़ेरे असर था। सोच की खामोशी महसूस ही ना कर सका। दर हकीकत मरियम उस वक्त बहुत डिस्टर्ब थी। नैना के सामने वो भले खुद को जितना भी मजबूत साबित कर आई थी, लेकिन सच तो ये था उसकी जहरीली बातें कहीं ना कहीं उसकी सोचों में हलचल मचा चुकी थी। दूसरी जानिब खामोशी से कार ड्राइव करते अरसल के कानों में बार बार डॉक्टर के अल्फाज गूंज रहे थे। उनके दिल की वर्किंग ठीक नहीं, जिगर पर भी सोजिश है। सबसे खतरनाक बात, उनके दिमाग के खुलियात तेज़ी से सिकुड़ते जा रहे हैं। ये डमनीशिया जैसे मर्ज का शिकार है। शदीद तरीन डिप्रेशन में मुब्तला होना, जिंदा रहने की चाहत खत्म होना, याददाश्त का बुरी तरह मुतासिर होना, भूख ना लगना, मरीज का बार बार होना, ये सब इस मर्ज की खास अलामत है। बदकिस्मती से इस मर्ज का इलाज कोई नहीं है मौजूद। बस ऐसे मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत और तवज्जो दें। जितना मुमकिन हो सके इनके साथ वक्त गुजारें, इन्हें खुश रखने की कोशिश करें, इनको ज़िंदगी की तरफ राग़िब करें। वो अपनी सोचों में इतना गुम था कि मरियम की खामोशी महसूस ही नहीं कर सका। वो शैला साहिबा भी अरसल की ज़ुबानी रेशमा बेगम की दगरगूं हालत का सुनकर बहुत गमज़दा हुई। वो 2 मरतबा अरसल के साथ अस्पताल जाकर उनकी मिजाज पुरसी भी कर आए। इस दौरान उन लोगों की नैना से बस एक ही बार मुलाकात हुई, जिसका अंदाज़ शैला साहिबा के साथ तो सरसरी सा ही था। अलबत्ता वो अरसल के खूब आगे पीछे फिर रही थी। वो बार बार उससे बात करने और बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने एक बार भी नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। दर हकीकत वो लड़की उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखती थी। उसका होना ना होना उसके लिए एक बराबर था। वो खुदा तरसी के लिए रेशमा साहिबा की दिलजोई करने वहाँ गया, बल्कि उनके इलाज का सारा खर्च भी खुद उठाने का फ़ैसला किया। रेशमा साहिबा उन लोगों के आने से बहुत खुश थी और शहला साहिबा से बातचीत करते हुए वो खासी संभल भी गई थी। शैला साहिबा बार बार उन्हें घर आने की ताकीद करती रही। उनका इसरार देख शैला साहिबा को हामी भरना ही पड़ी, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। रेशमा बेगम को अस्पताल से घर आए दूसरा दिन था जब वो रात को सोई तो सुबह उठ ही ना सकी। रात के किसी पहर हरकतें कल बंद हो जाने से अपने मालिक हकीकी से जा मिली। नैना का रो रो कर बुरा हाल था। माँ के जाने के बाद उसे इस भरी दुनिया में अपने तन्हा रह जाने का बुरी तरह एहसास हो रहा था। दुख की इस घड़ी में शैला साहिबा का पूरा घराना उनके साथ खड़ा था। अरसल ने तदफीन के इंतजामात करवाए, बाकी सब भी ताज़ियत के लिए आए। मरियम भी थोड़ी देर के लिए हो आई। शैला साहिबा तो 4-5 दिन उसके साथ ही रही। जवान जहान लड़की थी, अकेले घर में छोड़ते दिल ना माना। अपने घर भी नहीं ला सकती थी। वो सख्त फिक्रमंद थी, करें तो क्या। जब उसका हल अरसल ने निकाला कि अपने ऑफिस में काम करने वाले अधेड़ उम्र पियन और उसकी बीवी को, जो सिंध के किसी कोर्ट से कराची मुलाजमत के लिए आए थे, नैना के साथ रहने पर आमादा कर लिया। एक कमरा उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहता और एक नैना के। गरीब लोग थे। 15-16 साल की एक बेटी थी जो खुशी खुशी राज़ी भी हो गए। वो इस तरह उनका फ़ायदा था। किराए की मद में दी जाने वाली रकम पसंदाज हो जाती जो उनकी एक बेटी काम आती। वो शरीफुन्नफ्स सीधा सादा सा इंसान था, अरसल की इज्जत करता था। अरसल भी उसे कई बरसों से जानता था, सो फिक्र की बात ना थी। शहला साहिबा को भी ये हल मुनासिब लगा, लेकिन नैना ने नाक पूछ चढ़ाई, मगर फिर भी शैला साहिबा के समझाने पर खामोश हो गई। उन्होंने सुकून का सांस लिया, लेकिन बमुश्किल 10-12 दिन ही हुए थे कि उन लोगों ने वहाँ रहने से माजरत कर ली। अरसल के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर उस आदमी ने नज़रें चुराते ये वजह बताई कि लोग उस लड़की के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। रात भर घर का दरवाज़ा बजता रहता है और वो लड़की भी कुछ अजीबो गरीब आदात व अतवार की मालिक लगती है। साहब आप बुरा न माने, शायद आपकी रिश्तेदार कोई नशा वशा करती है। मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन
इज्जतदार इंसान हूँ, मेरी भी एक जवान बेटी है, कल कला कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं कहीं का ना रहूँगा। वो आदमी हिचकिचाते बोला। अरसल लब भींच कर रह गया। यूं ये सिलसिला भी तमाम हुआ। अरसल और शहला साहिबा आजकल सख्त परेशान थे। अरसल को समझ नहीं आ रही थी कि इस मसले का क्या हल निकाले। वो इसी उधेड़पुन में था कि जब तक कोई माकूल इंतज़ाम नहीं होता। शहला साहिबा एक मरतबा फिर नैना के पास रहने चली गई। सालों का आना जाना था, मोहल्ले में सब उन्हें जानते थे, उनका बेहद लिहाज करते थे, यहाँ तक कि उनकी मौजूदगी में मोहल्ले के उबाश लड़के भी कोई उल्टी सीधी हरकत ना करते। इन्हीं दिनों पै दर पै मुश्किलात में घिरी नैना, जो शदीद कनूदियत का शिकार थी, अरसल को देखकर आजकल उसको एहसास ज़ियां खूब सताने लगा। वो दिन रात उस घड़ी को कोसती जिस लम्हे दिलावर उसकी ज़िंदगी में आया और उससे शादी करने के झूठे वादे किए, उसे क्या क्या सब बाग दिखाए जिसकी वजह से उसका दिल अरसल से खट्टा हुआ। उस लम्हे खुद को मजलूम समझते वो ये सब भूल जाती कि जो दिलावर ने उसके साथ किया बिल्कुल वही उसने तो अरसल के साथ ही किया था ना। उसकी भी तो अरसल के साथ रुखसत होकर घर बसाने की कभी नीयत ना थी। वो तो हासिल को हकीर जानकर खूब से खूब तर की तलाश में सरगर्दा थी, मगर उसकी तलाश तलाश ही ठहरी। लेकिन वो अपनी गलती मानने की बजाय दूसरों को कसूर के खाते में डालने की आदी थी। सो अपनी मौजूदा हालत का जिम्मेदार दिलावर को गर्दानते उसने मुतमन्ना जज्बात से मगलूब होकर दिलावर की खुशबाश ज़िंदगी में मगन देख उसके खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दी। अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए सबूत के तौर पर अपनी और दिलावर की कुर्बत के लम्हात में खींची चंद तस्वीर भी लगा दी। दिलावर चूँकि मुल्क के एक वज़ीर का बेटा था, एक अहम सियासी पार्टी का रहनुमा और एक बाअसर इंसान था, तभी सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान मच गया। चंद घंटों के अंदर ही रेटिंग के भूखे एक दो टीवी चैनल्स ने उससे रब्ता भी कर एक दो टीवी चैनल्स ने उन्हें टेलीविज़न प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दे दी। अरसल को जब इस बात का पता चला तो वो सख्त बरहम हुआ था। वो सीधे साधे लोग उस वडेरे की कहाँ बराबरी या मुकाबला कर सकते थे। फिर सबसे बड़ी बात, वो अच्छी तरह जानता था इस सब में नैना बराबर की कसूरवार थी। वो हरगिज़ भी इतनी मासूम न थी जितना खुद को जाहिर करती थी। उसने नैना को इस बारे में मज़ीद बात करने और किसी भी टेलीविज़न प्रोग्राम में शिरकत करने से सख्ती से मना किया, बल्कि उसकी फ़ोन की सिम भी ज़ाया कर दी। अब उसके पास अफसाल साहब का नंबर था। इस परेशान कुन सूरत हाल में मजबूरन उसे नैना को घर लाना पड़ा। अब उसका इस घर में रहना बिल्कुल भी मुनासिब न था। उसे अच्छी तरह इदराक था नैना के इस इक़दाम के बाद दिलावर चोट खाए कुत्ते की तरह बिलबिलाता पूरी तरह उसकी जान का दुश्मन बना होगा। शहला साहिबा को भी यही मुनासिब लगा था। यूं नैना अरसल और शहला साहिबा के साथ अपने मुख्तसर साजो सामान समेत घर चली आई। उसने आते ही जिन जताती नज़रों और मायनी खेज मुस्कुराहट से मरियम को देखा, वो जी जान से जल गई थी। मरियम के चेहरे पर छाई गहरी संजीदगी और नागवारी शहला साहिबा और अरसल से ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रही। नैना का हद से ज़्यादा अपनायत जताता अंदाज, बेतकल्लुफ़ी से घर में चलना फिरना मरियम को अपनी बर्दाश्त से बाहर होता लगा तो वो सब काम निपटा कर जल्दी अपने कमरे में बंद हो गई। यहाँ तक कि सबके काफ़ी बार बुलाने के बावजूद रात के खाने के लिए भी बाहर ना निकली। शैला साहिबा उसकी कैफियत समझ रही थी। उन्हें एहसास था नैना का जो रिश्ता इस घर से और अरसल से माजी में रह चुका है, उसकी बिना पर मरियम के लिए उसका वजूद घर में बर्दाश्त करना आसान नहीं था। वो खुद भी उसे यहाँ लाकर अपने कमरे का, अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो भी क्या करती। हालात ही ऐसी नहज पर आ गए कि उन्हें ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। अब मरियम को यूं अपसेट देखकर वो खुद भी फिक्रमंद हो गई थी। तभी रेतीली से चंद लुक में जहर मार करने लगी। अरसल भी दो चार निवाले खाने के लिए हाथ खींच चुका था खाने से अरसल भी दो चार निवाले लेकर खाने से हाथ खींच चुका था। अबीरा भी खामोशी से खाना खा रही थी। उन सब की निस्बत नैना बहुत चहक रही थी। वो एक एक डिश उठा उठाकर सबको इस तरह पेश कर रही थी जैसे वो इस घर की मालिक और वो सब मेहमान। उसकी हरकतों को सभी नागवारी से देख रहे थे। रात के 7:45 हो रहे थे। अरसल ताहाल घर नहीं आया था। जाने क्या बात थी कि काफ़ी देर से उसका दिल घबरा रहा था। अलवीना हुमैरा साहिबा ने समझाया कि इस हालत में ऐसा होता। उसने खुद भी लाख ध्यान बटाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। दिल में अजीब वसवसे आ रहे थे। उसने अरसल को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। पता नहीं ये फ़ोन क्यों नहीं रिसीव करे, हो सकता है बैटरी डेड हो गई हो। मैं घर चली जाती हूँ, सुबह आऊँगी। मरियम कुछ दिन के लिए रहने अपने मैके आई थी ताकि सुकून के दिन गुजार सके। कई मर्तबा की कोशिशों के बाद बिलाखिर तंग होती वो बोली। दोनों ख़वातीन को साथ ताबिश भी रोक रहा था उसे, लेकिन उसने एक ही रट लगाई कि मेरा दिल घबरा रहा है बहुत, मुझे अपने घर जाना है।
आजकल वैसे भी वो अपने मिजाज के बरखिलाफ खासी ज़िद्दी और चिड़चिड़ी हो रही थी। सो सभी उसकी ज़िद के आगे खामोश हो गए। अलवीना जल्दी से खाना पैक कर गई। वो ताबिश के साथ फ़ौरन घर चली आई। घर पहुंची तो गेट के बाहर खड़ी अरसल की होंडा सिटी देख उसकी जान में जान आई। लो देख लो, आ चुके हैं तुम्हारे शोरे नामदार। तुम ऐसे ही बेचैन हो रही थी। गाड़ी को ब्रेक लगाते ताबिश ने छेड़ा तो वो झींप गई। अभी तो आपकी तरफ आना था उन्हें, पता नहीं घर क्यों चले आए। वो आहिस्ता से बोली, हो सकता है वो तुम्हारी बात ना समझा। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। ताबिश ने कहा, उसने हंकारा भरा, आप अंदर नहीं आएंगे भाई। उसे उसी पोजीशन में बैठा देख वो पूछ गई, फिर कभी गुड़िया, अभी मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग है, मुझे वहाँ पहुँचना है। उसने कहा तो वो सर हिला गई। खुश रहो। वो उतरने लगी तो ताबिश ने सर पर हाथ रख कर दुआ दी। वो अल्लाह हाफिज़ कहकर गाड़ी से उतर गई। ताबिश गर्दन मोड़े उसे देखता रहा। जब वो अपने पास मौजूद चाबी से गेट खोलकर घर के अंदर दाखिल हुई तो ताबिश ने आगे गाड़ी बढ़ा दी थी। मेन गेट बंद करके मुतमईन से घर का दाखिली दरवाज़ा खोलकर लंबा सा कॉरिडोर अबूर करके वो अंदर आए। सामने ही लाउंज में अरसल सोफे पर दोनों हाथों से सर को थामे बैठा था। अस्सलाम वालेकुम। मरियम ने मुस्कुराते सलाम किया। तुम कैसे आ गई? उसकी आवाज़ सुनकर उसने एक झटके से सर उठाया और उछलकर सोफे से खड़ा होते बोला। मरियम ने उसका गैर मामूली अंदाज में चौंकना और चेहरे की हवाइयाँ उड़ना साफ महसूस किया। आप आए नहीं थे तो इसलिए मैं ताबिश भाई। उसके अंदाज पर उलझते उसने संजीदगी से कहा। अभी उसकी बात जारी थी जब क्या हुआ अरसल, कौन आया? उसी लम्हे नैना हाथ में चाय का कप थामे बेतकल्लुफ़ी से बोलती किचन से बरामद हुई। उसकी आवाज़ सुनकर मरियम ने करंट खाकर पलट कर देखा। लम्हे में उसे अपना वजूद सुन्न होता महसूस हुआ। चेहरा ऐसे सफ़ेद पड़ गया जैसे सारे जिस्म का खून निचोड़ लिया गया हो। उससे पहले कि वो बेजान होकर गिरती, उसने सोफे की बैग को थाम कर खुद को सहारा दिया। ये यहाँ खाली घर में आपके साथ क्या कर रही है? उसने पीले पड़ते चेहरे के साथ सफ़ेद खुश्क पड़ते लबों पर ज़ुबान फेरते जिस्म का सारा जोर लगाकर मुख्तसरन बमुश्किल यही जुमला अदा किया। मरियम, तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है। अरसल ने जल्दी से उसके पास आकर कहा। साथ ही उसका हाथ थामने की कोशिश की लेकिन वो एक झटके के साथ उसका हाथ झटक गई। तभी उस सारे तमाशे से पूरी तरह महसूस होती नैना बोल पड़ी। अरसल मेरी जान, इसे सब सच बता दो ना, अब छुपाने का क्या फ़ायदा? आंखें पटपटाती वो एक अदा से बोली। सूरत हाल खुद ब खुद दिलचस्प हो गई थी और वो इस सिचुएशन का भरपूर मज़ा लेना चाहती थी। किस्मत उस पर खूब मेहरबान थी। अरसल की बदतमीज़ियों और नारवा सलूक का बदला चुकाने का उसे बड़ी जल्दी बड़ा अच्छा मौका मिल गया था। मरियम खाली खाली नज़रों से साएं साएं करते दिमाग से कभी अरसल को तो कभी नैना को देख रही थी। उसे अपनी टांगें बेजान होती महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था वो अभी ज़मीं पोस हो जाएगी। उसने ज़ोर से अपनी आंखें बंद की। शट अप यू ब्लडी बिच, बकवास बंद करो अपनी जलील औरत, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। वो हलक के बल चिल्लाया। साथ ही मरियम की गैर होती हालत देख उसे कंधों से थामना चाहा। वो एक कदम पीछे हटती उसकी एक कोशिश भी नाकाम बना गई। अरसल जानू, तुम्हें इससे घबराने या खौफज़दा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बता दो इसे, आज भी तुम मुझसे ही मोहब्बत। उसकी बात अभी जारी थी जब अरसल एक लम्हे में दरमियानी फासला तय करता उसके पिता उसके पास पहुंचा और बुरी तरह उस पर झपट पड़ा। नागिन, तो ऐसे नहीं मानेगी। अपनी लहू रंग आंखें निकालकर दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोच वो कुर्राया। उसका बस नहीं चल रहा था कि एक पल में उस बदफितरत औरत को ख़त्म कर देता जो उसकी हंसती बसती ज़िंदगी में जहर घोलना चाह रही थी। तभी मरियम की कपकपाती आवाज़ सुनाई दी। या अल्लाह, अम्मी! वो अपने बुरी तरह चकराते सर को एक हाथ से थामती किसी सहारे की तलाश में हाथ हवा में इधर उधर मारते बुलंद आवाज़ में बोली, मरियम मेरी जान। अरसल एक झटके से नैना को छोड़ता तकरीबन उड़ता हुआ उस तक पहुंचा और इससे पहले कि वो चकरा कर गिर पड़ती उसे किसी मताए अजीज़ की तरह अपने मजबूत बाजू में संभाल गया। उसने बदहवास होते जल्दी से उसे थाम कर सोफे पर लेटाया और उसका चेहरा थपथपाया जो बेहोश हो चुकी थी। पसीने से तरबतर चेहरा, पीली रंगत, मदहोश निढाल वजूद। अरसल की तो जान पे बनाई थी। वो फ़ौरन से भागकर किचन से पानी का गिलास भरकर लाया। झटके से हल्के हल्के छींटे उसके चेहरे पर मारते दूसरे हाथ से उसका चेहरा सहला रहा था। नैना इस दौरान हैरत से गुम हुई उस बेहद आम सी दिखने वाली लड़की के लिए हद दर्जा फ़िक्रमंद अंदाज मुलाहिजा कर रही थी। तभी अरसल ने होश में आते जल्दी से पास में चार्जिंग पर लगा फ़ोन उठाकर अपने एक करीबी दोस्त का नंबर मिला जो पिछली गली में ही रहता था। उसकी भाभी डॉक्टर थी। हेलो फहद, यार मरियम की तबीयत ख़राब हो गया, अम्मी घर ने अगर भाभी घर पर हैं तो क्या तू उन्हें इसी वक्त अभी घर पर ला सकता है मेरे? उसने जल्दी जल्दी उसे सूरत हाल से आगाह किया। एक नज़र मरियम पर डाली जो अभी तक होशो खिरत से बेगाना पड़ी थी। शुक्र है उसकी भाभी उस वक्त घर पर ही थी।
उसके इत्मीनान दिलाने पर वो बस कुछ ही मिनट में पहुंच रहा है कहकर फ़ोन बंद कर गया। वो नैना की तरफ मुतवज्जो हुआ। स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली। अगर मेरी बीवी या बच्चे को ज़रा सी भी तुम्हारी तरफ से अगर मेरे बीवी या बच्चे को ज़रा सा भी तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ तो ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा मैं तुम्हें। वो चेहरा उसके करीब करते बड़ी नीली आंखें घुरा कर अपनी आंखें बड़ी बड़ी वो चेहरा उसके करीब करते अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर घुराया। उसकी आंखों से शोलों की ऐसी लपेटें निकल रही थी कि नैना को अपना वजूद खाकस्तर होता महसूस हुआ और बिला इख्तियार थूक निकल कर कुछ कहना चाहा जब वो बाजू से घसीटता उसे घर के खारजी दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। अरसल छोड़ो, मुझे पागल हो गए हो क्या? खबरदार! वो फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर चिल्लाया। अगर अपनी गंदी पलीद जुबान से मेरा नाम भी लिया, खुदा की कसम, अगर मुझे अपने मरे बाप का और चचा का लिहाज ना होता ना तो इस वक्त तुम्हारा गला दबाकर मार डालता मैं तुम्हें। वो आंधी तूफान की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ता जा रहा था। नैना पीछे बुरी तरह घिसटती आ रही थी। अगर अब मेरे घर के आसपास भी नजर आई ना तो सब कुछ फरामोश करता, पुलिस के हवाले कर दूंगा तुम्हें। दरवाज़ा खोलकर उसे जोर से बाहर धकेलता ताय से सुर्ख होते वो बोला। गली से गुजरते एक दो राहगीरों के अलावा बराबर वाली शकीला आंटी जो अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी। इत्तफाक से थोड़ी देर कबल जब मेन गेट के पास नैना और असर का मुकालमा हो रहा था, अपनी छत पर मौजूद थी। उन्होंने ना सिर्फ उनकी गुफ्तगू का लफ्ज़ लफ्ज़ अपने कानों से सुना बल्कि आंखों से भी देखा। अब भी ये तमाशा देख वो फ़ौरन उसके पास चली आए। क्या हुआ अरसल बेटा, ये बदजात लड़की परेशान कर रही है क्या तुम्हें? पुरानी मोहल्लेदारी और शहला साहिबा से ख़ास मरासिम होने के सबब वो तमाम किस्से से काफ़ी हद तक आगाही रखती थी। तभी मोटरसाइकिल से उतरकर उसके पास आती पूछने लगी, जो सख्त गुस्से में था, मेरा भांजा थाने में एसएचओ है, अगर ज़्यादा मसला है तो बताओ, उसे बुला लूँ? उन्होंने सरासीमा हुई खड़ी नैना को देखते मायनी खेजी से आंखें घुमाते पूछा। फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है आंटी, अगर ये दोबारा मेरे घर में आसपास भी मंडलाई तो आपको ज़रूर बताऊंगा। उसने अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूरते हुए कहा। नैना जो पहले उसके खूंखार तेवरों से खाइफ हुए खड़ी थी, उसकी बात मुकम्मल होने से काबली तेज़ी से वहाँ से निकलती चली गई। तभी उसका दोस्त उसकी भाभी को लिए वहाँ पहुंचा। अरसल गहरी सांस भरते खुद को कंपोज करता उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। शकीला आंटी भी अपने बेटे की तरफ मुड़ गई। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, ऐसी हालत में ऐसा हो जाता है, बस आप इन्हें स्ट्रेस से बचाएं, पुरसकून रखें। डॉक्टर ने मरियम का मुआयना करते हुए उस अरसल को बताया जो गौर से उनकी बात सुन रहा था। फहद को ड्राइंग रूम में बिठा चुका था। इनका ब्लड प्रेशर अभी भी थोड़ा हाई आ रहा है, जो अच्छी बात नहीं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये होश में आ चुकी हैं। डॉक्टर ने उसकी पलकों में होती जुम्बिश को देखते कहा, लेकिन मैं इनको सकूनावर इंजेक्शन लगा देती हूँ। अच्छा है, सुबह तक सुकून से सोती रहेंगी तो बेहतर महसूस करेंगी। अरसल ने ज़ोर से सर हिलाते उनकी हाँ में हाँ मिलाई। अरसल ने ज़ोर से सर हिलाते उनकी हाँ में हाँ मिलाई। उस वक्त जो सूरत हाल थी उसमें यही बेहतर था। अगर वो अभी बेदार हो जाती तो खामखा उल्टी सीधी सोचें पालती रहती दिमाग में। थोड़ी देर बाद वो उन दोनों का शुक्रिया अदा करके उन्हें रुखसत करता अच्छी तरह लॉक करके दरवाज़ा और सोफे पर गाफिल पड़ी अपनी माताए जान को दोनों बाजुओं में एहतियात से संभालता बेडरूम में चला आया। उसे आराम से बेड पर लेटाकर लाइट्स ऑफ करता खुद भी उसके पास आकर लेट गया। वो गहरी नींद में गुम थी। अपना तकिया उसके पास करते उसके चेहरे पर बिखरे बालों को संवारते वो झुककर उसके माथे पर लब रख गया। वो नींद में उसका लम्स महसूस करके हल्का सा कसमस आई तो सीधा होकर उसके बालों में वो उंगलियां चलाने लगा। वो जानता था वो उससे बदगुमान हो गई थी। जाहिर है उस वक्त सिचुएशन जो ऐसी थी उसमें कोई भी होता उल्टा सोचता। उस वक्त वो खुद भी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थका हुआ था, इसलिए आंखें मूंद कर खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। जबकि बंद आंखों के पीछे आज शाम वाला वाक़या एक फिल्म की तरह चलने लगा। ऑफिस से उठते उठते उसे 6:15 हो गए थे। रास्ते में ट्रैफिक का रश भी बेतहाशा था। दूसरा गाड़ी का एसी भी 2-3 दिन से ठीक से काम नहीं कर रहा था। अरसल को वक्त ही नहीं मिल रहा था कि गाड़ी को सर्विस करवा सके। सितंबर के गर्म तरीन दिनों की पुरतपिश शिद्दत और जिससे उसका बुरा हाल था, ट्रैफिक का धुआं, पसीने से तरबतर लिबास, अरसल जैसे नफीस इंसान को ससुराल जाने के लिए अपना हुलिया इंतहाई गैर मुनासिब लगा। उसे मालूम था वो लोग उसे हरगिज़ भी दरवाजे से मरियम को नहीं ले जाने देंगे। तभी पहले घर जाकर शावर लेकर फ्रेश होने का सोचता। मरियम को इन्फॉर्म करने के लिए डैशबोर्ड से फ़ोन उठाया, लेकिन चार्जिंग खत्म हो जाने की वजह से फ़ोन डेड हुआ पड़ा था। उसने फ़ोन वापस डैशबोर्ड पर फेंकते कोफ से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। घर आकर सबसे पहले मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और अपने कमरे में आकर वार्डरोब से कपड़े लेता वॉशरूम में घुसा। अभी
दिलावर लिए तौलिए से रगड़ता बाहर ही आ रहा था। बालों के जोर से इत्तलाई घंटी बजने लगी। आने वाला इस कदर उजलत में था, गोया घंटी पर हाथ रखकर भूल ही गया था। मुसलसल चिंगारती हुई घंटी की आवाज़ उसकी समातों पर गिरां गुजर रही थी। जल्दी जल्दी शर्ट पहनता, पैरों में चप्पल उड़सता बाहर की जानिब पड़ा। कौन है? क्या मसला है जो इतनी? उसने दरवाज़ा खोलते गुस्से से कहा। जब आने वाली शख्सियत पर नज़र पड़ते बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए। चेहरा एकदम सुर्ख हुआ, नाक के नथने गुस्से से फड़फड़ाने लगे। परेशानी पेशानी पर शिकनों का जाल बिछा। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने नागवारी से पूछा। जब ही सामने से उसे हटाती वो अंदर दाखिल हुई और जल्दी से अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। कहाँ घुसी चली आ रही हो? बाहर निकलो, कट लॉस। वो कुछ शोला बरसाती आंखों से पुकारा और साथ ही बाजू से पकड़कर उसे गेट की तरफ धकेला। अरसल, खुदा के लिए रहम करो, दिलावर मेरी जान का दुश्मन बना। अभी भी उसके आदमी कुत्तों की तरह मुझे सूंघते फिर रहे हैं। मैं बहुत मुश्किलों से अपनी जान बचाकर हॉस्टल से भागी हूँ। वो जल्दी जल्दी बोलती उसे सारी तफसील से आगाह करने लगी। अरसल ने उसको हॉस्टल में कुछ दिनों के लिए दाखिल करवा दिया था ताकि उसके घर का माहौल ठीक रहे। भाड़ में जाओ तुम, मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हारा नापाक वजूद अपने घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाहर निकलो फ़ौरन। उसने बेलचक लहजे में कहते चुटकी बजाकर उंगली से एक बाहर निकलने का उसे इशारा किया और साथ ही गेट भी खोलने लगा। इतने कठोर ना बनो अरसल, इंसानियत के नाते कुछ तो रहम करो मुझ पर। वो मुझे मार डालेंगे। वो उसके सामने हाथ जोड़ती गिड़गिड़ा कर बोली। तुम जैसी घटिया इंसानियत की बात तुम कर रही हो? तुम में इंसानियत बाकी है? कौन सी इंसानियत? कैसी इंसानियत? किस इंसानियत की बात कर रही हो मैडम? मार डालेंगे तो मार डालें, इस तहसाइया लहजे में वो बोला। तुम जैसी घटिया नफ्स परस्त लड़की तो अपने नफ्स की तस्कीन की खातिर कब की इंसानियत को पैरों तले रोंद चुकी, अपने माँ बाप तक को खा गई। जिसे अपने वालिदैन पर रहम नहीं आया उसके मुंह से इंसानियत और रहम की बातें कुछ जचती नहीं है। उसकी ठोड़ी अपने हाथ की सख्त गरीफ में जकड़ कर वो बोलता चला गया, उसके अंदाज में अपने लिए किसी भी किस्म की नरमी महसूस ना करते। नैना ने पैंतरा बदला और झट उसके कदमों में गिर गए। खुदा के लिए तुम्हें तायाबू का वास्ता, मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर आने दो। थोड़ी देर के लिए अंदर आने दो। वो उसके दोनों पैरों को अपने हाथों में जकड़कर बुरी तरह बिलखते हुए बोली। उसकी इस हरकत पर अरसल भौचक्का रह गया। कहाँ आ गई थी वो लड़की? उसने तो उसे इज्जत देकर सर पर बिठाना चाहा, लेकिन शायद उसका मकाम यही था। उसने सर झटका और ज़बरदस्ती उसकी गिरफ्त से अपने पैर आज़ाद करवाए और बाजू से दबोच कर खड़ा किया। आइंदा अपनी इस गलीज़ ज़ुबान से मेरे शरीफुन्नफ्स बाप का नाम भी अदा न करना, वरना ज़ुबान खींच लूँगा मैं तुम्हारी। सख्त लहजे में उसने तंबी की। नहीं लूँगी, कभी नहीं लूँगी। बस तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर आने दो। मैं बहुत भूखी हूँ, कल से कुछ भी नहीं खाया। दोपहर से दिलावर के आदमियों से अपनी जान छुपाती फिर रही हूँ। बहुत थक भी गई हूँ। प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं आधे घंटे में चली जाऊँगी। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता। वो बुरी तरह बिलखते काबिले रहम लग रही थी, लेकिन अरसल का दिल उसकी तरफ से फौलाद की तरह सख्त हो चुका था, इसलिए वो उसके ज़रा भी नरमी महसूस नहीं कर रहा था उसके लिए। लेकिन उसने अल्लाह और रसूल का नाम लेकर उसे नरमी दिखाने पर मजबूर कर दिया। आधा घंटा भूल है तुम्हारी? वो तंजिया फुकारा। पहले ही तुम्हें एक दिन अपने घर में रखकर अपनी छत के नीचे बड़ी मुश्किल से गुजारा है मैंने। 2 मिनट में किचन से कुछ खाने के लिए उठाओ और अपनी शक्ल गुम करो। वो सख्त लहजे में बोलता अंदर बढ़ गया। ये कमीना कैसी अकड़ दिखा रहा है? ज़रा दिलावर वाला मामला ठंडा हो जाए फिर इस कुत्ते को भी मज़ा चखाऊंगी। अपनी हथेली की पूँछ से रगड़ कर अपने आंसू साफ करते उसने दिल में तहैया किया और उसकी पूँछ पर एक नफरत अंगेज नज़र डाली। लगता है बुढ़िया और उसकी वो बदसूरत बीवी घर में नहीं। अंदर आते ही घर की खामोशी महसूस करते उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाकर सोचा, जाहिर है नैना बुढ़िया घर में नहीं, वरना जिस तरह ये दरवाजे पर खड़ा धाड़ रहा था अब तक तो बुढ़िया सर पर पहुंच ही चुकी होती इसके। उसने अपनी अकल पर मातम किया। चलो जल्दी करो और फौरन निकलो मेरे घर से। अंदर आकर अरसल सोफे पर बैठ गया लाउंज में, जबकि वो जल्दी से किचन में घुस गई। पतीली का ढकना हटाकर देखा मटन पुलाव बना था। उसकी भूख चमक गई। जल्दी से खूब सारा पुलाव प्लेट में निकाला। फ्रिज खोल कर देखा, सामने रायते का बॉल रखा था। वो पुलाव की प्लेट माइक्रोवेव में रखती खुद बाहर आकर लाउंज से मुतासिल वॉशरूम में जाने लगी। ये तुम किन चक्करों में लग गई हो? अपने लिए खाना पैक करो और भागो यहाँ से। अरसल उसे आज़ादाना घर में फिरता देख दरुश्ती से बोला, इतने जालिम ना बनो अरसल, मुझे खाना तो खाने दो। आई स्वेयर मैं फ़ौरन चली जाऊंगी। अपनी शाहरग को हाथ लगाती यकीन दिलाते वो बोली। वो शररबार नज़रों से उसे तकता रह गया। अगले ही लम्हे झपाक से वो वॉशरूम में घुस गई। 2-3 मिनट बाद हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर आई तो ज़रा बेहतर महसूस कर रही थी। चंद लम्हों बाद ही किचन से पुलाव की प्लेट और रायते का बॉल पकड़े वो बाहर आए और सामने बैठकर जल्दी जल्दी खाने लगी उसके। अरसल ने नज़र उठाई और देखता चला गया।
हमेशा टिप टॉप सी रहने वाली नैना उस वक्त उलझे बिखरे से हुलिये में थी। मलगजा पुरशिकन लिबास, जिस्म जो पहले ज़रा भरा भरा सा था, अब शराब नोशी और दीगर नशों की बदौलत अच्छा खासा फरबा हो गया था। बकसरत सिगरेट नोशी करने से स्याह पड़ते होंठ, ये वो होंठ थे जो फरते जज्बात से उसने बार बार चूमे थे। ये वो चेहरा था जो उसने कभी बहुत हसीन महसूस किया था, इतना हसीन कि वो सामने होता तो जज्बात का ऐसा तूफान सर उठाता कि वो सब कुछ फरामोश कर बैठता। मगर आज आज उसे अपने सामने देख अरसल को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। कोई एक जज्बा भी नहीं, यहाँ तक कि नफरत भी नहीं, मकामे हैरत था। वो अरसल जो अपने हमेशा वालिदैन का ताबेदार और फर्मा बरदार रहा, वो उस लड़की को अपनाने के लिए अपनी माँ के सामने तन कर खड़ा हो गया था, जिससे आज उसे सिवाय घिन के और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। हाँ, ये सच था, उसे इन होंठों से, इस चेहरे से, उसके पूरे वजूद से घिन आ रही थी, हद दर्जा घिन। वो ज़ब्त के किन कड़े मराहिल से गुजरते उसे अपने घर में अपनी नज़रों के सामने बर्दाश्त कर रहा था, ये बस वही जानता था। वो खाना ख़त्म करके उठी तो वो भी होश में आया। हो गया तुम्हारा, चलो अब निकलो यहाँ से। सोफे से उठता उसे बाहर निकलने का इशारा करते वो सख्ती से बोला, जहाँ इतनी मेहरबानी की है थोड़ी सी और कर दो प्लीज़, बस 2-1 मिनट, एक कप चाय का भी बनाकर पी लेने दो। वो लिजाजत से बोली, तुम तो पहले ही जा रही हो, अब चाय के बाद तुम्हें सिगरेट की तलब सताएगी, फिर रात गुजारने के लिए मिन्नत करने लगोगी। वो इस्तेज़ाइया लहजे में बोला तो वो खिसियानी हुई, कमीना कैसा तेज़ है। उसके बिल्कुल दुरुस्त अंदाजे लगाने पर वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। वाकई उसका यही इरादा था कि उससे यहाँ रात रुकने पर इसरार करेगी। नहीं, बस चाय पीते ही निकल जाऊंगी पक्का। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो यकीन दहानी कराते, साथ ही लगे हाथों उसमें कुछ पैसे भी मांग डाले। एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, मेरी हक हलाल की कमाई तुम जैसी पर लुटाने के लिए नहीं है। वो एकदम उसके करीब आता उंगली उठाकर कुर्राया था। वो सहम कर बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई, और वैसे भी तुम्हारे पैसों की तुम्हें क्या, वैसे भी तुम्हें पैसों की क्या कमी है, एक एक रात के, उसने नफरत से कहते हुए जुमला तानिस्ता अधूरा छोड़ दिया। नैना ने उसे दिल में एक मोटी सी गाली से नवाजा, कैसे कैसे भगो भिगो कर जूते मार रहा था उसे, लेकिन फौरन ही अपने चेहरे के जाविये दुरुस्त करते लगावट से बोली, अगर तुम अगले 2 मिनट में खुद यहाँ से बाहर ना निकली ना तो धक्के मार कर घर से बाहर निकालूंगा तुम्हें। वो गुस्से से धाड़ा, वो डर कर जल्दी से किचन में भाग गई। आज इतना हेक्टिक डे गुजारने के बाद दरपेश आई उस सूरत हाल ने अरसल का दिमाग घुमा कर रख दिया था। वो सोफे पर गिरता दोनों हाथों से सर थाम कर खुद को पुरसकून करने लगा। तभी एक जानी पहचानी नर्म सी आवाज़ समातों में गुजरी थी। जाने रात का कौन सा पहर था जब उसकी आंख खुली, सर फोड़े की मानी दुख रहा था, पलकें बोझल हो रही थी, कमरे में नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी फैली थी। थोड़ी देर तो उसे समझ नहीं आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़हन बेदार हुआ तो खुद को अपने कमरे में लेटे मौजूद पाया अपने बेड पर। साथ बिल्कुल अरसल भी बेतरतीब सा दराज था, गले में खराश पड़ रही थी, शायद प्यास महसूस करते उसकी आंख खुली थी। उसने बाजू का सहारा लेते उठना चाहा, जब बेड पर हरकत महसूस करते वो फौरन ही जाग गया। क्या चाहिए, वो उसकी तरफ लपका, पानी, प्यास लग रही है। उसने अपने सूखे लबों पर जुबान फेरी, तुम लेटी रहो मैं देता हूँ, उसे कहता वो बेड से उठकर जल्दी से टेबल पर रखे ग्लास में पानी डालकर उसके पास आया। गर्दन के नीचे हाथ डालकर उसे सहारा देकर बिठाते अपने हाथ से उसे पानी पिलाया। 2 घूंट में वो सारा ग्लास खाली कर गई। तबीयत ठीक है, उसे दोबारा लिटाकर नरमी से उसने पूछा तो वो हल्के से इस्बात में सर हिला गई और आंखें मूंद गई। अव्वल रात को नूरनुमा होने वाला वाक़या ज़हन में पूरी जुज़ियात के साथ ताज़ा होने लगा, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी। वो कुछ सोचना चाहती थी मगर उसका ज़हन बोझल होने लगा। दोबारा नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। फिर उसकी आंख खुली तो सुबह सादिक का टाइम था। खिड़की से परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। उसने नज़र घुमाई, सामने ही अरसल जाए नमाज पर उस खुदाए बुजुर्ग को बरतर के हजूर खड़ा उसकी सनाई में मसरूफ़ था। उसने वॉल क्लॉक पर वक्त देखा, फजर का वक्त तंग हो रहा था। वो बैकग्राउंड को थामती सहारे से उठ बैठी, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वज़ू करने वॉशरूम की जानिब बढ़ी। कैसी तबीयत है, नमाज पढ़कर बेड पर आकर नीम दराज हुई तो वो उसके पास बैठता उसका हाथ थामकर फिक्रमंदी से पूछने लगा। मरियम की आंखों के सामने कल शाम का वाक़या लहरा गया। आंखों में नमी इकट्ठी होने लगी, जिसे छुपाने के लिए वो आंखें मूंद गई। लेकिन नैना का हक से उस घर में मौजूद होना, बेतकल्लुफ़ी से उसका अरसल से हम कलाम होना, और फिर वो दावा कि वो आज भी उससे मोहब्बत करता है, याद आया तो आंखों में मिर्चें सी भर गई। वो अपनी रगों में ऐसी अजियत उतरती महसूस कर रही थी जैसे किसी ने उसका दिल कुंद छुरी से चीर दिया हो।
अरसल को उसका कुम्हलाया पीला सा चेहरा देख गहरे मलाल ने आन घेरा। उसका दिल चाहा नैना को शूट कर दे, जिसके फैलाए हुए शर की वजह से उसकी माताए जान चंद घंटों में इस हाल को पहुंच गई थी। वो लब भींचे नरमी से उसका हाथ सहलाता, उसकी बदगुमानी दूर करने के लिए जुमले तरतीब देने लगा। कल जो भी हुआ, नैना ने जो कुछ कहा वो सब झूठ था। वो सरासर बकवास कर रही थी। तुम जानती तो हो उसकी आदत। वो उसके नरमो नाजुक मुलायम से हाथ को अपने दोनों मजबूत पुरहिद्दत हाथों में थामे बैठा, नजरें झुकाए बोल रहा था। बात करते करते निगाह उठाई तो एकदम जैसे अल्फाज कहीं खो गए, जुबान बिल्कुल गुम हुई। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। अरसल का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ा। रो मत प्लीज, तुम्हारे आंसू तेजाब के कतरों की मानिद मेरे दिल पर गिरते उसे झुलसा रहे हैं। मैं ये तकलीफ, ये अजियत नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो जल्दी से आगे बढ़कर उसका मुलायम गाल अपनी पुरहिद्दत उंगलियों से साफ करता बेबसी से बोला। वो जख्मी नज़रों से उसे देखने लगी। उसकी नज़रों की बेतबारी से घायल होते वो मजीद गोया हुआ। मेरा यकीन करो, बाज़-औक़ात आँखों देखा भी सच नहीं होता। इस तरह तुमने भी जो देखा वो सच नहीं था। उसकी आंखों में झांकते हुए वो बोला तो लहजे से सच्चाई झलक रही थी। लेकिन मरियम उस वक्त जिस ज़हनी परागंदगी का शिकार थी, जितने बड़े झटके से गुजर रही थी, उन बारीक बिंदियों पर गौर करने से कासिर थी। आप अकेले घर में उसके साथ मौजूद थे। वो हक से घर में फिर रही थी, आपको बेहुदा अलकाबात से पुकार रही थी। आप तभी मुझे लेने नहीं आए थे। उसे यहाँ लेकर जो आना था, फिर कैसे झुठला सकते हैं आप उसे। वो गुस्से से उसका हाथ झटकती दबा दबा सा चिल्लाई और बेड से उतरने लगी। यार यही तो बताना चाह रहा हूँ, मुझे वजाहत का मौका तो दो। वो मुल्तजियाना अंदाज में बोला। जो नज़ारा मैं कल देख चुकी हूँ, उसके बाद आप मुझे किस तरह की वजाहत देना चाहते हैं? क्या किसी वजाहत की ज़रूरत है? अगर आपकी जगह मैं होती, मैं अकेले घर में पाई जाती शाहसेब के साथ, तो आप कबूल करते मेरी वजाहत? वो जहरखंद लहजे में बोली। मरियम! उसकी बात सुनकर उसे अपनी रगों में शरारे दौड़ते महसूस हुए। वो जोर से धाड़ा। लुक, आपसे सुना भी नहीं जा रहा और मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो तंजिया बोली और वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल निकाल कर बेड पर रखने लगी। अरसल ने 2 उंगलियों से पेशानी मसलते गहरी सांस लेकर खुद को पुरसकून करने की कोशिश की। कुछ उसकी हालत का लिहाज भी आड़े आ रहा था। वो उसके पास आता, उसके हाथ से कपड़े लेकर दोबारा वार्डरोब में हैंग करता, उसे कंधों से थाम कर बोला। अगर मेरे दिल में उसके लिए कुछ होता तो उसकी मर्जी के बरखिलाफ उसे हॉस्टल क्यों मुंतकिल करता? तुम एक दफ़ा आराम से बैठकर मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अम्मी की तरफ जाना। आप जाएं, अपनी साबका मनकूहा को सुनाएं अपने दिल की हिकायतें। तल्खी से बोलकर, जबकि आंसू मुस्तकिल बहते जा रहे थे। फजूल बातें मत करो, वो नागवारी से उसे झड़कते हुए बोला। वो मुसलसल नरमी से बात कर रहा था, लेकिन वो उसकी बात समझ ही नहीं रही थी, तो अब उसे भी गुस्सा आने लगा। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, धोखेबाज हैं आप। इतने माह से मुसलसल मुझे धोखा दे रहे हैं। आपने बस ज़रूरत का रिश्ता जोड़ा मेरे साथ। दिल में अब भी आपके अब वही बदकिरदार औरत बसती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, अगर इतनी पसंद है वो, इतने ही पागल हैं आप उसके इश्क में, तो मेरे साथ ये झूठ और फरेब का रिश्ता क्यों जोड़ा? मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की? वो रोते बिलखते आंसू बहाते उसके चौड़े सीने पर अपने नाजुक हाथों से मुक्के बरसाते आपे से बाहर होती चिल्लाए। अरसल जो उसके जहरीले लफ्ज़ों पर गुस्से में आता शोले बरसाती नज़रों से उसे देख रहा था, अभी कुछ कहने ही लगा जब एकदम अपना सर दोनों हाथों में थामती वो लड़खड़ा गई। उसकी हालत देख अरसल को अपनी जान निकलती महसूस हुई। सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उसने जल्दी से आगे उसे संभाल कर बेड पर बिठाया और फौरन ग्लास पानी का भरकर उसके मुंह से लगाया, जो बेड पर बैठी गहरे सांस ले रही थी। इतना गुस्सा नहीं करो ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हमारे बच्चे का ही ख्याल कर लो। चंद मिनट बाद पानी पीकर जब वो उसकी सांस नामवार हुई थोड़ी, तो उसका हाथ थामकर लबों से लगाते वो नरमी से बोला। मत छुएं मुझे, बार बार मुझे छूकर मेरा ज़ब्त मत आजमाएं। अपना हाथ खींचते बुरी तरह वो चिल्लाई, लेकिन वो उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत कर गया। तुम मुझे खुद को छूने से रोक नहीं सकती, हक है ये मेरा, और इस हक से मुझे तुम भी महरूम नहीं कर सकती। वो बहुत कुछ जताते लहजे में बोला और उसके सुर्ख गुलाबी गालों पर लब रख गया। वो अपना गाल जोर से रगड़कर साफ करती बेड पर लेटकर बुरी तरह तड़प तड़प कर रो दी। उसको यूं टूटता बिखरता देख अरसल को उसकी फिक्र हुई। डॉक्टर के कहे अल्फाज कानों में गूंजे तो उसने परेशानी से निचला लब दांतों तले दबाया।
उसे समझ नहीं आ रही थी उसे कैसे समझाए, जो बदगुमानी के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ी थी कि उसकी कोई भी वजाहत सुनने को तैयार न थी। उसे इदराक हुआ उसको कुछ भी कहना सुनना फजूल, बल्कि इस मौजू पर बात करना उसे मजीद जहनी अजियत से दो चार करने के मुतरादिफ था। तभी उसके बुरी तरह हिचकोले खाते वजूद को ज़बरदस्ती सीधा करता बात बदलता हल्के लहजे में बोला, क्यों रो रो कर अपनी हालत बिगाड़ रही हो पागल लड़की? तुम्हें मालूम है वो जहनी मरीज़ा फजूल बकवास करने की आदत है, फिर भी अपना ये हाल कर लिया। चलो उठो जाओ शाबाश, मुँह हाथ धोकर आओ, तब तक मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ। मुझे कोई नाश्ता वाश्ता नहीं करना, मुझे अभी इसी वक्त अम्मी के यहाँ छोड़ कर आए। वो बेतहाशा आंसू बहाते अटक कर बोली, अच्छा नाश्ता कर लो फिर छोड़ आऊँगा। उसने तहम्मुल से कहा और उसका हाथ पकड़कर बेड से उठाना चाहा, जबकि वो बुरी तरह बिगड़ी। अभी अभी छोड़ कर आए मुझे, मुझे आपके साथ एक पल भी यहाँ नहीं रहना। आप अपनी उस होती सोती के साथ खाली घर में अयाशियाँ करें। मरियम, वो हलक के बल चिल्लाया। उसके फजूल इल्ज़ाम तराशी सुन सुनकर वो बुरी तरह आजिज़ आ चुका था। उसकी धाड़ सुनकर वो सहम गई, सांस रोके आंसुओं से लबालब आंखों से उसे देखती चली गई। अरसल ने गहरी सांस लेकर बड़ी मुश्किल से गुस्से को कंट्रोल किया आपने, लेकिन उसके सख्ती से भिंजे जबड़े और चेहरे पर फैली सुर्खी गवाह थी कि वो ज़ब्त के किन मराहिल से गुजर रहा है, कड़े मराहिल से गुजर रहा है। आज उस लड़की ने खूब ही उसका ज़ब्त आजमाया था। आज उसे खुद पर हैरत हुई। ये वो अरसल तो नहीं था जो बात बात पर भड़क उठता था, जो मुकाबिल को कभी भी अपने किसी भी अमल की वजाहत देना अपनी तौहीन समझता था। आज कैसे मिट्टी हुआ उस लड़की के कदमों में बिछा चला जा रहा था। तो ये बिलाशुबा उस बेवकूफ़ लड़की की मोहब्बत का एजाज़ ही था, जो अपनी ज़िद और बदगुमानी की अथाह गहराइयों में डूबी कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुकी थी। चंद पल बाद वो गहरी सांस भरकर संजीदा ठहरे दो टोक लहजे में बोला, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारी बदगुमानी दूर करूं, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो ठीक है, चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद मैं कभी तुम्हें कोई वजाहत भी नहीं दूंगा। मुझे आपसे कोई वजाहत चाहिए भी नहीं। मैं ही बेवकूफ़ थी जो आपकी लम्हाती मोहब्बत को सच समझ बैठी, लेकिन शुक्र है अब मेरी आंखों पर बंधी आपके धोखे और फरेब की पट्टी उतर चुकी। नाउ वी आर अ बर्डन मैन, नाउ वी आर डन मैन, वी आर डन। उसकी आंखों में देखते बेखौफी से वो बोली, जबकि उसके अल्फाज अरसल को पिघले शीशे की मानद लगे। वो मुतहैयर सा बेयकीनी से उसे देखता चला गया। कितनी आसानी से वो इतनी बड़ी बात कह गई थी। लम्हे भर में उसकी आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख हुईं। लहू जैसे लावे की मानद दहकता कनपटियों में जोश मारने लगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो कि बाद में जब हकीकत का इदराक हो तो खुद से भी नज़रें मिलाने के काबिल ना रहो तुम। अपनी तह से सुर्ख पड़ती स्याह आंखें उसकी सोचों भरी सूजी हुई कांच आंखों में गाड़ कर वो बोला, और साइड टेबल से गाड़ी की चाबी उठाता कमरे से निकला। 2-3 मिनट बाद वो भी डार्क ब्राउन बड़ी सी चादर में अपना भारी भरकम वजूद छुपाए सामान से भरा बड़ा सा बैग हाथ में उठाए कमरे से बरामद हुई। इस नवाजिश की ज़रूरत नहीं, मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। अरसल ने आगे बढ़कर उसके हाथ से बैग लेना चाहा। जब वो हाथ पीछे करती तल्खी से बोली, मगर मैं तुम्हारे अंदर पलती अपनी औलाद की खातिर तुम्हारा बोझ ढोने पर मजबूर हूँ। जवाबन वो उसे सख्त नज़रों से घूरता, कुछ लफ्ज़ों पर जोर देता, दांत पीस कर बोला और उसके हाथ से बैग झपट कर लेता घर से बाहर निकलता चला गया। 10 मिनट बाद ताबिश विला के सामने गाड़ी रुकी। जब तक मरियम गाड़ी से उतरकर मेन गेट तक पहुंचती, अरसल पिछली सीट से उसका बैग निकालकर उसके पास रखता, बिना उसके अंदर जाने का इंतज़ार किए जन से गाड़ी भगा लेगा। घंटी बजाकर दरवाज़ा खुलने की मुंतज़िर मरियम गर्दन मोड़कर उसकी गाड़ी के पीछे उड़ती धूल को तकती चली गई। मंजर लम्हा ब लम्हा धुंधला होता जा रहा था। अब पता नहीं आंखों के आगे फिजा में उड़ती धूल की चादर तनी थी या आंसुओं की। अगले दिन दोपहर को शैला साहिबा और अबीरा वापस आ गई थी। शैला साहिबा थोड़ी देर बाद ही मरियम को घर वापस लाने गई, लेकिन वो घर जाने पर आमादा ना हुई। उसने ये कहकर वापस जाने से इनकार कर दिया कि वो फ़िलहाल चंद दिन मैके में रहना चाहती है। कुछ अलवीना और हुमैरा साहिबा की ज़ुबानी उन्हें दोनों के माँ बहन उन्हें झगड़े का इल्म भी हो चुका था, इसलिए उसका दो टोक संजीदा अंदाज देख वो चुप की रह गई। दूसरी तरफ अरसल ने भी चुप साध रखी थी। वो बारहा उससे मरियम को मना कर लाने का कह चुकी थी, लेकिन एक जामिद खामोशी उसके होंठों पर छाई रहती। 3 दिन हो गए थे उन्हें हैदराबाद से वापस आए। एक तो मरियम के बगैर घर बिल्कुल खाली खाली वीरान लग रहा था, दूसरी तरफ अरसल की गहरी खामोशी और गैर मामूली संजीदगी उन्हें होलाई दे रही थी। न जाने दोनों के माँ बहन ऐसी क्या बात हुई थी जो मरियम घर आने को तैयार न थी। अरसल अलग मुंह फुलाए फिर रहा था। ना अरसल कुछ बताने को तैयार था और न ही मरियम। उन्होंने अरसल से जब भी पूछा कि मरियम की नाराज़गी की वजह क्या है, तो उसका एक ही जवाब होता, कुछ नहीं, बस आपकी बहू का दिमाग ख़राब हो गया कुछ ज़्यादा ही। वो आराम से कहता, उठकर चलता बनता और वो उसकी पुश्त देखती रह जाती।
अपनी सोचों में उलझे उलझे मरियम शायद सो गई थी। अजीब सी रगों को चीरते एहसास से उसकी आंख खुली। कमर में दर्द की शदीद लहरें उठ रही थी। उसने बैकग्राउंड का सहारा लेकर उठने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। सारा जिस्म बेजान हो रहा था, जैसे हाथ पांव बुरी तरह मुड़ते महसूस हो रहे थे। उसने बेबसी से कमरे के बंद दरवाजे की जानिब देखा, जो शायद उसकी नींद खराब ना हो, इस ख्याल से किसी वक्त अलवीना या हुमैरा बंद करके गई थी। उसने खुश्क होते लबों पर जुबान फेर कर उन्हें तर्क करने की कोशिश की। हलक में जैसे कांटे उग रहे थे। दर्द था कि लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा था। तकलीफ की शिद्दत से उसे अपनी सांसें बंद होती महसूस हो रही थी। उसने हलक का पूरा जोर लगाकर आवाज़ निकालनी चाहिए लेकिन नाकाम रही। फिर उसे साथ पड़े फ़ोन का ख्याल आया। कॉन्टैक्ट्स में से अलवीना का नंबर निकालना चाहा। चूंकि हर वक्त सोचों पर उसी शख्स का बसेरा था, दूसरे पल शिद्दत से उस जालिम की कमी महसूस कर रही थी। वो पता भी ना चला और अलवीना की बजाय उसका नंबर डायल कर बैठी। अपने ध्यान में ड्राइविंग में मसरूफ़ अरसल ने जब बजता हुआ फ़ोन उठाकर नंबर देखा तो एक पल के लिए उस दुश्मन जान का स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखकर मुतहय्यर रह गया। उसके होंठ बेयकीनी से गोल हुए। जिस मूड में वो आजकल थी, अरसल को उसकी तरफ से फ़ोन कॉल की हरगिज़ भी तवक्को ना थी। बहरहाल सारी सोचों को जहन से झटकता चंद सेकंड बाद ही कॉल ओके करता स्पीकर ऑन कर गया। भाभी। 4-5 बेल्स के बाद जब अरसल ने फ़ोन उठाया, वो जो समझ रही थी कि फ़ोन के दूसरी जानिब अलवीना मौजूद है, वह मुश्किल उसे पुकार पाई कि फ़ोन हाथ से फिसल कर नीचे जा गिरा। उसने माथे पर हाथ फेरते अपनी ठंडी पड़ती पसीने से तर पेशानी पर हाथ फेरा कि उसकी ज़रा सी मुशक्क़त से ही दांतों तले पसीना आ गया। उसकी अजीबोगरीब पुकार को वो भी नहीं समझ पाया कि 2 सेकंड बाद उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। पहले तो उसकी समझ में ना आया। जब ज़रा हवास बहाल हुए तो उसकी दर्द की शिद्दत से डूबी आवाज़ कानों में गूंजी। उसे शिद्दत से किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। मरियम, मरियम, आर यू देयर? मरियम, कैन यू हेयर मी? वो दीवाना वार उसे पुकारता चला गया लेकिन जवाब निदान। फिर कुछ सोचते उसने जल्दी से कॉल काटी और एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते अलवीना का नंबर डायल किया। उस पल दिल की हालत ख़राब थी। वो अपने रूम में अजीब सी बेचैनी और घबराहट उतरती महसूस कर रहा था। उस दुश्मन जान की तकलीफ़ महसूस करता उस पल वो खुद भी अजियत की भट्टी में जल रहा था। हेलो अपी, मरियम कहाँ है? अलवीना के फ़ोन उठाते वो हवास भागता पूछने लगा। अपने कमरे में सो रही है। क्यों, क्या? आप उसके पास जाएं फ़ौरन, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। वो जल्दी से उसकी बात कता करते बोला। ओ खाला, मरियम की तबीयत ख़राब हो रही है। उसने मरियम के कमरे की तरफ भागते जल्दी से हुमैरा साहिबा को भी आवाज़ लगाकर मुत्तला किया। चंद मिनट बाद ही ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुलने पर उसने अपनी बंद होती आंखें बमुश्किल खोल कर देखा। हवास बागता से अलवीना और हुमैरा साहिबा कमरे में दाखिल हुई। मरियम, मेरी बच्ची। आखिरी जुमले उसके कानों में पड़े और वह तकलीफ़ की शिद्दत से बेहोश हुई। अलवीना, बेटा ताबिश को कॉल करो जल्दी, उसे घर बुला, इसे अभी अस्पताल लेकर जाना होगा। हुमैरा साहिबा ने उसका सर अपनी गोद में रखते अलवीना से कहा। आप लोग रेडी रहें, मैं बस थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। अरसल, जो हुमैरा की बात सुन चुका था, तेज़ी से बोला। ताबिश भी न जाने कहाँ हो, तुम भी कहीं बाहर हो। अलवीना ने पस मंज़र में सुनाई देती ट्रैफिक की आवाज़ें सुनकर कहा। उन्हें और तुम्हें आते आते देर हो जाएगी, मैं और खाला ओबर करके उसे ले जाते हैं। अलवीना बोली। पास रखे ग्लास से मरियम के चेहरे पर पानी डालते हुमैरा साहिबा ने ताइदन गर्दन हिलाई तो वो पूरी तरह भड़क उठा। क्यों, मर गया हूँ क्या मैं, जो मेरी बीवी को इस हालत में टैक्सी वाला अस्पताल लेकर जाए? तीखे चतूनों से बोला। उफ़ अल्लाह अरसल, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो काट खाने को दौड़ रहे हो, तुम्हें आते न जाने कितनी देर लगे। मैं तो इसलिए। उसकी बात सुनकर अलविला तो दहल गई। जल्दी से वजाहत देना चाहिए लेकिन वो बात कता करता दोबारा गोया हुआ। घर के रास्ते पर ही हूँ मैं, नैना चुरंगी के पास हूँ, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। अपनी बात कहकर उसने जल्दी से कॉल काटकर फ़ोन डैशबोर्ड पर उछाल दिया। बस नहीं चल रहा था कि उड़कर हुमैरा साहिबा के घर पहुँच जाए, लेकिन ये कराची का ट्रैफिक। उसने ज़ोर से गाड़ी का हॉर्न बजाया और झुंझलाकर स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। बस 2 मिनट का रास्ता था। अगर ये दो गाड़ियां सामने से हट जाती। अस्पताल के लंबे कॉरिडोर में वो लब भींचे बेचैन सा टहल रहा था। मरियम को लेबर रूम में गए आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था। अलवीना, ताबिश, हुमैरा साहिबा, शहला साहिबा सब वहाँ मौजूद थे और महवे मनाजात थे। अरसल को हर गुजरते लम्हे के साथ अपनी सांसें रुकती महसूस हो रही थी। बार बार निगाहों के सामने उस दुश्मन जान का पीला पड़ता वजूद और निढाल चेहरा आ रहा था। उसे दर्द से तड़पता देख उसे अपना आप भी अजियत की भट्टी में जलता महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था उसकी ज़िंदगी उसके हाथों से फिसलती जा रही हो। क्या हुआ डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? जैसे ही एक नर्स और डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकले उसने लपक कर कहा, देखें इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है हमें ऑपरेट करना पड़े, आप बस दुआ करें। डॉक्टर बाउजुलत बोली। क्या मतलब कुछ कह नहीं सकते? क्या कोई परेशानी की बात है? देखें अगर ऐसा कुछ है तो मेरी वाइफ को बचा लें, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर न जाने वो क्या मतलब ले गया और परेशानी से बोलता ही चला गया। क्या हो गया अरसल?
अरसल, डॉक्टर्स देख रहे हैं ना यार, हौसला करो। ताबिश ने उसकी बात कता करते उसके शाने पर हाथ रख उसे दिलासा दिया। डॉक्टर उसकी कैफियत समझती बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गए। दोनों हाथों में सर जकड़ता वो ज़मीन पर ढह गया। रिलैक्स यार, अल्लाह सब खैर करेगा, अल्लाह से दुआ करो। ताबिश ने उसका शाना थपकते तसल्ली दी। जो ग्रे पैंट और ऑफ वाइट ड्रेस शर्ट में मलबूस बिखरे बालों के साथ परेशान खौफसदा नजर आ रहा था, खाली खाली नज़रों से उसे देखता इस बात में सर हिलाता। अस्पताल के प्रेयर रूम की तरफ बढ़ा। 2 घंटों के जाँ गुसल इंतज़ार के बाद अल्लाह ने सबकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शा। डॉक्टर ने बाहर आकर नवीद सुनाई, मुबारक हो बेटे हुए हैं, अल्लाह ने बड़ा करम किया, माँ और बच्चे तीनों बिल्कुल ठीक हैं। खुशखबरी सुनते ही शहला साहिबा और हुमैरा साहिबा एक दूसरे के बगल गिर हुई। सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सबको जुड़वा बच्चों का तो मालूम था, लेकिन बच्चों की जिन्स क्या है ये मालूम ना था। मरियम ने एक आध बार डॉक्टर से पूछने का कहा भी, लेकिन अरसल ने उसे सख्ती से मना कर दिया। उसके मुताबिक लड़का हो या लड़की, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। क्या अल्लाह पाक का उन पर यह एहसान कम था कि उन्हें औलाद की नेमत से नवाज रहा था, जो वो फसूल बातें करके उसकी नाशुक्री करने का मुर्तकिब होते। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, हम बच्ची से कब मिल सकते हैं? हुमैरा साहिबा ने पूछा। अभी कुछ ही देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप लोग मिल सकते हैं, डॉक्टर मुस्कुरा कर कहती वहाँ से चली गई। कुछ देर के बाद अरसल भी कमरे में दाखिल हुआ। क्या कर रही हो? एहतियात करो, इतनी ज़ोर आजमाई क्यों कर रही हो? उसके चेहरे पर आई बालों की लट को अपनी मजबूत उंगली से पीछे करता वो धीमे लहजे में बोला, हाँ तो मुझे परेशान नहीं करें, जाएं यहाँ से, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो गुस्से से बोली और उसकी बात का असर लिए बगैर आंखों में महसूस कुन तासुरात लिए मोहब्बत से उसे देखने में वो मसरूफ़ था, जिसकी वजह से उसे और गुस्सा आया। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में लेकर हल्का सा दबा कर छोड़ते उसने पूछा था। हैरत है, ढिठाई की हद है, इतना कुछ करने के बाद भी आप किस बेशर्मी से मुझसे सवाल कर रहे हैं। उसके मासूम बनने पर वो मुतहैयर रह गई। जब भी बेहद चुपते काटदार लहजे में बोली। उसका अंदाज अरसल को नागवार तो गुस्सा, लेकिन आज उसे 7 खून भी मुआफ थे, सो वो नज़रअंदाज कर गया और नर्म लहजे में एक मरतबा फिर उसे समझाने की कोशिश करने लगा। यार मैंने कुछ नहीं किया, एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लेती तो इस दिन ये सारा मैस क्रिएट ही ना होता। मैं ऑफिस से घर आया तो कुछ देर बाद ही वो आ गई। मैं मानता हूँ वो घर के अंदर मेरी इजाज़त से आई थी, लेकिन मेरी इंटेंशन, मुझे कुछ नहीं सुनना। बहुत बेवकूफ़ बन चुकी मैं आपके हाथों। आपकी वक्ती ज़रूरत मोहब्बत समझ बैठी, लेकिन बस अब और उल्लू नहीं बनूंगी। अब आप मुझे और धोखा नहीं दे सकते। वो उसकी बात काट कर चिल्लाई, जबकि आंखों में फ़ौरन नमी इकट्ठी होने लगी। उसके मुंह से उसे घर अंदर बुलाने की बात सुनकर ही उसके दिमाग में झक्कड़ चलते महसूस हो रहे थे उसे। वो उस वक्त घर में अकेला था, फिर कैसे उस औरत को अपने साथ रख सकता था? ये क्या तुमने उस दिन से धोखे धोखे की रट लगा रखी है? क्या बुरा किया है मैंने तुम्हारे साथ? कौन सा धोखा दिया है तुम्हें? उसके गुस्से से बोलने पर भी वो गुस्से में आया, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे पर नज़र पड़ी, आंखों से टप टप बहते आंसू देख दिल पसीज गया। तभी एकदम फीका पड़ता, धीमा पड़ता, हल्के फुल्के अंदाज में उसकी तरफ झुकते गोया हुआ, यकीन करो, यकीन करो, मेरे दिल से वो कब की निकल चुकी है। बल्कि सच कहूँ तो मुझे उससे मोहब्बत कभी थी ही नहीं, सिर्फ वक्ती कशिश थी। मोहब्बत तो मुझे नहीं सुननी आपकी राम कहानी। जाकर उसे ही सुनाई जिसे अकेले घर में सबसे छुपा कर लाते हैं। मुझे आपके बारे में कुछ नहीं जानना, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं। आप वो उसे सख्ती से दूर हटाती दांत पीस कर बोली। अरसल जो जज्बात की रोह में बहता उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने जा रहा था, उसके तहकीरामेज़ अंदाज पर दांत जमा कर खुद को कुछ भी सख्त कहने से रोक पाया। वो उसकी हालत के पेश नज़र और कुछ अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी आदत के बरखिलाफ़ उससे हद से ज़्यादा नरमी बरत रहा था, लेकिन वो मुसलसल अकड़ दिखाकर बातें सुनाई जा रही थी। तुम मुझसे बेजारी का इजहार करोगी और मैं उसे सच मान लूँगा, इतना ही पागल समझा है मुझे। उसके पास तकिए पर सर रखकर दराज होते उसकी कांच सी भूरी आंखों में अपनी सी आंखें गाड़ता मज़े से मजाक उड़ाते लहजे में वो बोला तो वो खूब ही चिड़ी। ना माने, लेकिन यही सच है, वो अपनी बात पर डटी थी। अच्छा, तो फिर जब हमारे साहबजादे तशरीफ़ लाने वाले थे और तुम दर्द से तड़प रही थी, तो उस वक्त तुमने मुझे ही फ़ोन क्यों किया? अपनी वालदा बहन या भाभी की बजाय नज़र करम मुझ पर ही क्यों की गई? अपनी ठोड़ी खुजाते आम लहजे में बोला। वो धक से रह गई। ये क्या कह रहा था वो? जो झूठ बोल रहे हैं आप, मैंने भाभी को ही बुलाया था। वो फ़ौरन झुठला गई। तुम तो सच बोल रही हो ना? लो अपने फ़ोन की कॉल लॉग चेक कर लो। वो आंखें नचाकर बसाई संजीदगी से बोला, लेकिन आंखों में शरारत मौजूद थी, जिसे देख वो खूब सुलगी। उसने बेसाख्ता नज़रें चुराई। वो जान गई वो वाकई ये ब्लंडर कर चुकी थी, वो झूठ नहीं बोल रहा था।
उसे उस पल खुद पर खूब गुस्सा आया। कितना हंस रहा था वो, क्या सोच रहा होगा कि उसने तो वक्त की कशिश से मजबूर होकर उससे रिश्ता जोड़ा और ये पागल लड़की उसके गले ही पड़ गई। मैंने गलती से आपका नंबर मिला लिया होगा। सच तो ये है कि उस दिन के बाद से आप मेरे दिल से ही उतर चुके हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर बता रही हूँ, मैं अब मज़ीद आपके साथ नहीं रहूँगी। हमारा साथ। वो अपनी सारी झुंझलाहट निकालती बोलती चली जा रही थी जब वो बोला, बस चुप, एकदम चुप। वो खून छलकाती आंखें निकाल कर आवाज़ दबा कर लेकिन ज़बरदस्त तरीके से चिंगाड़ा। वो ऐसे साकित हुई जैसे किसी ने बटन दबाकर म्यूट पे लगाया। वो एक झटके से उठकर बैठा और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया। उसकी लहू रंग बड़ी बड़ी आंखों से शोले निकल रहे थे। चेहरा तैश के मारे सुर्ख हो रहा था। ऐसा लगता था वो पल भर में सब तहस नहस करके रख देना चाहता। उसके अंदाज पर सहमते मरियम ने बेसाख्ता थूक निकल कर अपना खुश्क होता गला तर किया। एक लफ्ज़ भी और नहीं कहना, अब बहुत सुन चुका मैं तुम्हारी बकवास। अब एक लफ्ज़ भी और बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें जो समझना है समझो, जो सोचना है इस भूसे भरे अपने दिमाग से जो सोचना है सोचो। उसकी कनपटी पर उंगली जोर से उसने ठोकी। उसने बिला इख्तियार डर कर अपनी आंखें मींची। लेकिन अगर एक बार भी मुझसे अलग होने के बारे में सोचा ना तो अपने हाथों से जान ले लूँगा तुम्हारी। उंगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में कहता, एक झटके से बेड से उठता कमरे से बाहर निकलता चला गया। पीछे वो आंसू भरी डबडबाई आंखों से उसे देखती रह गई। उस पल टूट कर रोना आया उसे। अपनी गलती होने के बावजूद किस दीदा दलीली से उसे झुठलाता उसकी आंखों में घुस रहा था वो शहला साहिबा के साथ मामूल के घर के कामों में मसरूफ़ थी। जब बराबर वाली शकीला आंटी चली आई, वो लाउंज में शहला साहिबा के साथ बातों में मसरूफ़ थी। जब मरियम लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट लिए ट्रे में चाय और चंद लवाजमात के साथ वहाँ आई, उन्हें सलाम करके चाय का कप पकड़ाती वहीं सोफे पर टिक गई। जवाबन ढेरों दुआएं देने लगी वो। अरसल उनके सामने पला बड़ा जवान हुआ था। उसे अपनी औलाद की तरह चाहती थी। उसके हवाले से उन्हें मरियम भी बहुत अजीज़ थी। अब उसकी औलाद पर भी जान छिड़कती थी। दूधो नहाओ पूतों फलो, माशाल्लाह खुश नसीब है हमारा अरसल जो इतनी अच्छी बीवी मिली, ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे मिले। वो उसे दुआ देते मोहब्बत से बोली। बेशक, शहला साहिबा ने फ़ौरन तायद की। शहला, तुम तो सुबह शाम शुक्राने के नफल पढ़ा करो। उस बदजात नैना से अरसल की जान छूटी। वो नागवारी से बोली, अल्लाह का बहुत शुक्र है। शहला साहिबा ने कहा, वैसे उस दिन के बाद वो दोबारा तो नहीं आई? अरसल ने भी खूब बेइज्जत करके बाजू से पकड़ कर निकाला था उसे। वो मज़ीद बोली तो शहला साहिबा हैरत से उन्हें देखने लगी। मरियम भी चौंक कर उन्हें देखने लगी। कब, किस दिन, ये कब हुआ? शहला साहिबा ने उलझ कर पूछा। अरे उसी दिन जब तुम फोतगी में हैदराबाद गई थी। क्या तुम्हें अरसल ने नहीं बताया? उन्होंने कहते ही सवाल भी कर डाला। शहला साहिबा ने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा, उसी दिन शाम को वह धमकी थी। खूब रो रो कर गिड़गिड़ा कर अरसल से घर के अंदर जाने की इजाज़त मांग रही थी। न जाने कब से भूखी हूँ, जान का ख़तरा है, और भी न जाने क्या क्या कहानियाँ सुना रही थी अरसल को। लेकिन अरसल तो उसकी कोई बात सुनने पर आमादा न था। जब उसने किसी तरह अपनी दाल न गलते देखी तो भाई वो शातिर लड़की उसके पैरों में गिर गई। अल्लाह रसूल के वास्ते दिए, इकबाल भाई का वास्ता दिया। फिर बड़ी मुश्किल से ज़रा सी देर के लिए अरसल ने उसे घर बुलाया, लेकिन उसने ज़रूर अपनी औकात दिखाई होगी। जब भी कुछ देर बाद अरसल ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। आपको ये सब कैसे पता चला आंटी? वो खामोश हुई तो धुआं होते चेहरे के साथ मरियम ने लबों पर जुबान फेरकर उन्हें तर करते पूछा। अरे बेटा, मैंने तो अपनी आंखों से सारा तमाशा देखा था। जिस वक्त वो आई मैं अपनी छत पर थी। इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ा रही थी दरवाज़ा, घंटी बजाए। मैं उसी तरफ मुतवज्जो हो गई उस वक्त। फिर गेट के पास ही तो ये सब हो रहा था। उन्होंने तफसील बताई तो वो अजीब से एहसासात से दो चार होती सर झुकाकर लब चबाने लगी। अरसल ने कितनी बार उसे वजाहत देने की कोशिश की, यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बात सुनी ही नहीं, बल्कि आगे से कितनी फजूल बातें और इल्ज़ाम तराशियाँ करती रही थी उस पर। अब हकीकत सामने आई तो हद दर्जा नदामत महसूस हुई। क्या हुआ शहला, तुम किस सोच में गुम हो गई? चंद मिनट बाद शकीला आंटी ने उस वक्त से खामोश बैठी शहला साहिबा को मुखातिब किया तो मरियम भी अपनी सोचों से बाहर आती उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी कि अरसल को उसके धक्के मारकर घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। जवान जहान लड़की है, जाने कहाँ ठोकरें खा रही होगी। फिर उसकी हालत जो तुम बता रही हो, खुदा जाने कितनी परेशान होगी जो अरसल के पैरों में गिर पड़ी। वो गहरी सांस खारिज करती एक नज़र मरियम को देख धीमे लहजे में बोली तो उसके चेहरे पर फिक्रमंदी साफ जाहिर नज़र आ रही थी उसे। ये तुम क्या कह रही हो शैला? इतना सब कुछ होने के बाद भी उस लड़की की असलियत जानकर तुम उसी लड़की की तरफदारियाँ कर रही हो? शकीला आंटी अचंभे
अचंभे से बोली, बात तरफदारी करने की नहीं है शकीला। माजी में अरसल से जो उसका रिश्ता रह चुका है, उस वजह से मैं उसे अपने घर में रखकर हंसता बसता घर खराब नहीं कर सकती थी अपने बेटे का, लेकिन उसे यूं ठोकरें खाने के लिए भी तो नहीं छोड़ सकते। आखिर अपना खून है। रोज़े क़यामत में अफजाल भाई और रेशमा को क्या मुंह दिखाऊंगी। उन्होंने कहा तो मरियम ने बेसाख्ता नजरें चुराई। अरे छोड़ो भी बस, ऐसियों की चलत्तरबाजियाँ होती हैं ये सब, और ऐसी आवारा लड़कियों के ठिकानों की कमी नहीं होती उन्हें, उनके बुतेरे ठिकाने होते हैं। उन्होंने आंखें नचाकर नफरत से कहा, हमें किसी के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए शकीला। अल्लाह ताला ने दूसरों का पर्दा रखने वालों को पसंदीदगी का कहा है। वो ऐसे नफरत और बुराई नहीं करनी चाहिए हमें, किसी की नहीं, बुरे की भी नहीं। मैं तो अल्लाह से सुबह शाम उस बच्ची की हिदायत की दुआ मांगती हूँ। वो मतानत से बोली तो मरियम उनकी आला ज़रफ़ी की कायल हुई। तुम्हारी ही हिम्मत है शैला, जो तुम अब भी ये कह रही हो। शकीला आंटी भी मुतासिर कुन लहजे में बोली। मरियम को वहाँ मजीद बैठना दुश्वार लगा तो चुपचाप उठकर कमरे में चली। एक तो पहले शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूबी थी, दूसरे शहला साहिबा की बातें। वो खुद भी नैना के लिए परेशान हो गई, न जाने किस हाल में होगी। बेसाख्ता अल्लाह पाक से उसकी खैर आफियत की दुआ मांगने लगी। सारा दिन बेचैनी में गुजरा। दोनों ही फिक्रमंद खामोश सी अपनी अपनी सोचों में डूबी रही, यहाँ तक कि शाम ढली और अरसल ऑफिस से घर लौट आया। जब मैं अहमद भाई के इंतकाल में हैदराबाद गई थी, क्या उस दिन नैना यहाँ आई थी? वो फ्रेश होने के बाद हस्बे मामूल अपने लाडलों को मजबूत बाजू में भरता हुआ सोफे पर विराजमान हुआ तो शैला साहिबा उससे मुखातिब हुई। अरसल की नज़र बेसाख्ता सामने से छोटी सी ट्रे में उसके लिए चाय का कप रख कर लाती मरियम की तरफ उठी, जो शैला साहिबा का सवाल सुनकर निगाहें झुका गई थी। जी, उसने मुख्तसरन कहा और एक बार फिर अपने जिगर गोशों की जानिब मुतवज्जो हुआ। तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? शैला साहिबा नागवारी से बोली। ये ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी अम्मी जो आपके इल्म में लाई जाती, उसने संजीदगी से कहते एक सख्त सर झुकाकर मासूम बनी बैठी अपनी बीवी पर डाली, जो शैला साहिबा से आज न जाने उसकी क्या क्या शिकायतें लगा कर बैठी थी। वो तुम्हारे पैरों में गिर गई और तुमने धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। सारे मोहल्ले ने यह तमाशा देखा और अभी तुम कह रहे हो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो ज़रा तेज़ लहजे में बोली तो अरसल चौंका, चेहरे के उजलात भी नरम पड़े। ये जो सब बातें वो बता रही थी उससे तो मरियम भी ना बलद थी। यकीनन उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कोई और था। आपको किसने बताया? उसने अपनी अंगत शहादत से उमर के पेट में हल्की सी गुदगुदी करते पूछा। आज शकीला आई थी, वही बता के गई है, उन्होंने कहा तो वो गर्दन हिला गया। साथ ही एक उचटती नज़र अपनी बीवी पर भी डाली, जिसकी गलतफहमी यकीनन अब दूर हो चुकी होगी। कुछ भी था अरसल, तुम्हें उसे यूं घर से नहीं निकालना चाहिए था। न जाने कहाँ किस हाल में होगी। हमारे अलावा इस भरी दुनिया में उसका कोई है भी तो नहीं। सच पूछो तो मुझे बहुत नदामत हो रही है ये सोच सोच कर। जवान जहान लड़की है, अगर खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को? वो परेशानी से बोली। तो क्या करें, उसे घर ले आएं, यहाँ रख लें क्या? वो अली की गर्दन में नाक घुसाकर उसकी खुशबू अपनी सांसों से को महकाते हुए बोला। उसकी खुशबू से अपनी सांसें महकाते बोला। मरियम को उसका लहजा साफ चिढ़ाने और मजाक उड़ाने वाला लगा, जिसे सुनकर उसकी हालत और बस मज़ा हुई। उसने बेसाख्ता पहलू बदला। अब मैंने ये भी नहीं कहा, जाहिर है ऐसा करना तो हमारे लिए भी मुमकिन है, लेकिन कोई और बंदोबस्त भी तो किया जा सकता था ना। तुमने तो उसकी रिहाइश का इंतज़ाम किसी गर्ल्स हॉस्टल में करवाया था, फिर वो यहाँ क्यों आई और इतनी परेशान क्यों थी कि तुम्हारे पाँव पड़ गई? उन्होंने फिक्रमंदी से कहा। वो खामोशी से बैठा अपने बेटे के मुलायम गाल पर नाक रगड़ रहा था। अपनी औलाद से तवज्जो हटाकर पहले मुझे पूरी बात बताओ, फिर लगे रहना इनके साथ। वो उसकी हरकतों से बुरी तरह ज़िद होकर बोली, जो ज़रा भी संजीदा नहीं नज़र आ रहा था। वो खुलकर मुस्कुराया। अपनी माँ की हसासियत और नर्म तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ था। जानता था वो नैना के लिए अज़हद परेशान और बेचैन हो रही हैं। तभी अपनी जगह से उठता दोनों बच्चों को बाहों में भरे उनके पास आ बैठा। आप क्यों परेशान हो रही हैं अम्मी? क्या आपको मुझ पर या अपनी तरबियत पर भरोसा नहीं? वो उनका हाथ थामकर लबों से लगाते पूरी संजीदगी से बोला था। शैला साहिबा भी उसकी बात पर ज़रा पुरसकून हुई कि वाकई उन्हें अपने बेटे की समझदारी और अपनी तरबियत पर मुकम्मल एतमाद था। वो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। कुछ लोग उसकी तलाश में उसके हॉस्टल तक चले आए। उसकी बात ध्यान से सुनती शैला साहिबा ने बेख्तियार दिल थामा। मरियम भी फिक्रमंद नजर आई। और रही बात यह कि मैंने उसे घर से क्यों निकाला,
तो उस वक्त सूरत हाल काफ़ी बिगड़ गई थी। मैं गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसलिए उस वक्त जो ठीक लगा वो कर बैठा। इस सिचुएशन का जिक्र करते नज़र बेसाख्ता सामने बैठी मरियम पर उठी। एन उसी वक्त मरियम ने भी उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी सर्द मोरी छलकाती निगाहों में एक लम्हा बिना देख सकी और शर्मिंदा होकर नज़रें झुका गई। शहला साहिबा की दोनों के दरमियान इतने दिनों की कशीदगी की वजह अच्छी तरह समझ आए जब वो मज़ीद बोला। फिर जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ और हॉस्टल पता चला, वो सच कह रही थी। वाकई कुछ लोग उसकी जान के दुश्मन बने थे, तो मेरे ज़मीर ने गवारा ना किया कि एक लड़की जो बिल्कुल बेसहारा है, उसे इंसानी शक्ल के भेड़ियों भरे इस मुआशरे में मैं अकेला छोड़कर चला जाऊं, किसी का भी शिकार बनने के लिए तनहा छोड़ दूं। चाहे कोई मुझ पर जितने भी इल्ज़ाम लगाए, मुझे धोखेबाज या फरेबी कहे। यह जुमला कहते उसने काटदार नज़र अपनी बीवी की तरफ डाली, जो बहुत शर्मिंदा नज़र आ रही थी, जिसका पहले से झुका सर और झुक गया था कुछ। लेकिन मैं किसी के तानों से डरकर उसको तन्हा बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता था। और यहाँ बात उसकी है भी नहीं। उसकी जगह कोई भी अनजान लड़की भी होती, चाहे उसका ख़ानदान से बरादरी से ताल्लुक़ ना भी होता हमारे, तब भी मैं उसकी मदद ज़रूर करता। बस इसीलिए अपने एक दोस्त के तवस्सुत से उसे एक महफूज मकाम पर मुंतकिल करवा दिया। आप इत्मीनान रखें, वो बिल्कुल खैरियत से है। उसने तफसील से सारी बात बताई तो पूरे ध्यान से सुनती शैला साहिबा और मरियम ने सुकून की सांस खारिज की। अल्लाह तेरा शुक्र, बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, मुझे फ़ख्र है तुम पर। शहला साहिबा उसके सर पर हाथ फेरती मोहब्बत से बोली। मरियम ने भी एक मोहब्बत भरी फ़ख्रिया नज़र उस पर डाली, जो बहुत अच्छे दिल का मालिक, बहुत प्यारा, बहुत कीमती इंसान था। वो बिलाशुबा अपने से वाबस्ता हर इंसान से मोहब्बत करना और उसका ख्याल रखना बखूबी जानता था। उसका दिल उस पर खुदा का शुक्रगुजार हुआ जिसने उसके नसीब में इतना अच्छा शख्स लिखा था, जिसके साथ पर उसे नाज था। वो प्यार भरी मीठी नज़रों से उसे देखती चली गई, जो बहुत मासूमाना अंदाज में शैला साहिबा से पूछ रहा था, अब अगर आपकी इजाज़त हो तो अपनी औलाद की जानिब मुतवज्जो हो जाऊं। उन्होंने हंसते हुए सर इस बात में हिलाते उसके बाल बिगाड़े। मरियम भी मुस्कुराती सोफे से उठती किचन की जानिब बढ़ गई। अब उसने जल्द अज जल्द अपनी सारी बदतमीजियों और फजूल गोइयों की माफ़ी मांगकर अपने रूठे शोर को मनाना था, जबकि वो अपनी ज़ुबान को गोल के बारीक सी आवाज़ में अपने शहजादों से न जाने क्या क्या बातें करने में मसरूफ़ था। वो दोनों भी भरपूर मुस्कुराते हलक से आवाज़ें निकालते उसकी बातों को खूब इंजॉय कर रहे थे। पास बैठी शहला साहिबा अपनी औलाद और उसकी औलाद को खुशबाश मगन मुतमईन देखकर खुशी से निहाल हुए जा रही थी। चंद दिन कब्ल का मंजर। उसने कॉल बंद करके मोबाइल फ़ोन टेबल पर रखा और परेशानी से बालों में हाथ फेरते निचला होंठ दबाया, तो गोया वो सच कह रही थी। फिक्रमंदी से ज़ेरे लब वो बुड़बुड़ाया। अगले ही लम्हे दोबारा फ़ोन उठाते एक और नंबर डायल किया, लेकिन उसका मतलूबा नंबर बंद आ रहा था। उसने झुंझुलाए अंदाज में फ़ोन पटका और सामने खुली फाइल की जानिब मुतवज्जो हुआ। सर दर्द से फट रहा था। एक तो वैसे ही मरियम के साथ हुई तल्ख कलामी की वजह से डिस्टर्ब था, दूसरे ये लड़की फ़ोन नहीं उठा रही थी। सर झटकता पूरे ध्यान से फाइल पर झुका, लेकिन तवज्जो बार बार फ़ोन की जानिब भटक रही थी। फिर काम के दौरान वक्फे वक्फे से अपना मतलूबा नंबर मिलाता रहा। हर दफ़ा नंबर बंद मिलने पर उसके माथे पर फ़िक्र के मारे शिकनें नुमायाँ हो जाती। अल्लाह अल्लाह करके 2 घंटे बाद नंबर मिलाने पर दूसरी जानिब बेल जाती सुनाई दी, तो उसने इत्मीनान की सांस खारिज की। हेलो, हल्की सी निस्वानी आवाज़ गूंजी। हेलो नैना, कहाँ हो तुम? मुझे सुन रही हो तुम? हेलो। दूसरी जानिब हेलो कहे जाते ही आवाज़ पहचान कर वो बेयकीनी से एकदम कई सवाल कर गया, अब क्यों कॉल कर रहे हो मुझे? जबकि उस दिन तो वो नखुवत से बोली, जबकि वो उसकी बात कथा करता संजीदगी से डपटते बोला, फजूल बातें बंद करो, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। कहाँ हो इस वक्त तुम? तुम्हें इससे क्या, मैं कहीं भी हूँ। वो नाराज़गी से बोली। ओफ, उसने बाल मुठियों में जकड़े, मेरे पास तुम्हारे नखरे उठाने का वक्त नहीं है। जो पूछ रहा हूँ साफ साफ उसका जवाब दो। अभी हॉस्टल से पता चला तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड के आदमी तुम्हें तलाश में डेरा डालकर बैठे हैं वहाँ। तुम्हारी जान को शदीद खतरा है बेवकूफ़ लड़की। दांत पीसते हुए गुस्से से वो बोला, तो नैना को सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ। गले में एक गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई, तभी दिमाग को नीचे लाते बोली, मैं अपनी एक पुरानी दोस्त के घर पर हूँ, गुलशन मेमार में। तुमने तो मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची और कितनी मिन्नतें की उसकी, तब ये कमीनी मुझे 1-2 दिन के लिए अपने घर रखने पर तैयार हुई। उसने तफसील बताई और साथ ही उसके रवैये की बाबत जताना नहीं भूली। उस पर उसे अरसल का घर से निकालना तो याद था, लेकिन मरियम के सामने उसके सामने की जाने वाली उसकी अपनी गलत बयानी को बिल्कुल फरामोश कर गई। जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, वही बर्ताव डिज़र्व करती हो तुम। और तुम मेरी बीवी के सामने वो घटिया बकवास करके जो करना चाह रही थी ना, अच्छी तरह समझता हूँ। खैर, इस वक्त मैंने ये बातें करने के लिए फ़ोन नहीं किया। हाँ तो फिर क्यों फ़ोन किया? वो चमक कर बोली। अरसल ने लब भींच कर अपने इश्तियाल पर काबू पाया।
तुम चाहे जैसी भी सही हो तो मेरे ख़ानदान का हिस्सा ना, और मैं अपनी फितरत और अपने वालिदैन की तरबियत के हाथों मजबूर हूँ कि तुम्हें इस तरह दर दर भटकता नहीं देख सकता। इसलिए ना चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रखते तुम्हें इस वक्त कॉल करने पर मजबूर हूँ। वो दुरुस्ती से जताते बोला। मतलब? उसने पूछा, जबकि आंखें किसी एहसास के तहत चमकने लगीं। शायद अपने घर ले जा रहा हूँ। दिल में खुशफहमी ने सर उठाया। तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त हो गया, लेकिन तुम्हें कराची से बाहर दूसरे शहर जाना होगा। अगर मंजूर है तो सुबह 7 बजे तुम ड्राइवे के स्टॉप पर पहुँच जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। कराची से बाहर कहाँ? उसने बुझे लहजे में कहा। वो मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा। फ़िलहाल तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम्हारा यहाँ से चले जाना बेहतर है। इस बार कदरे नर्म लहजे में बोला। उसे उसकी हालत पर अफसोस भी हो रहा था। कहाँ आ गई थी वो लड़की? चलो तुम कह रहे हो तो ठीक है, चली जाती हूँ। फीके से लहजे में वो बोली तो अरसल को उसकी आवाज़ में आंसुओं की नमी घुलती महसूस हुई। गुड डिसीजन, उसने सराहा और मज़ीद गोया हुआ। अब गौर से मेरी बात सुनो। तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी, अपनी उस सहेली से भी नहीं। कल खुद को अच्छी तरह कवर करके घर से बाहर निकलना। अपने मोबाइल से सिम निकाल कर अभी तोड़ कर फेंक दो। मैं कल सुबह तुम्हारे लिए नई सिम भी ले आऊँगा। और खुदा के लिए वो नंबर हर किसी से बांटती मत फिरना। आखिर में उसका लहजा ना चाहते हुए भी तंजिया हुआ। मैंने कब बांटा अपना नंबर? वो तो लड़के मेरी खूबसूरती देखकर खुद ही मेरे पीछे खींचे चले आते हैं। वो फ़ौरन बुरा मानकर बोली। फॉर गॉड सेक, इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ, अब तो सुधर जाओ, तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो अल्लाह से। अपने नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भागती भागती कहाँ तक आ गई हो तुम। लेकिन अफसोस, तुम्हें अभी भी एहसास नहीं। उसे अफसोस हुआ, तभी उसे समझाना चाहा। तुमने मेरी गुर्बत में सिसक सिसक कर बचपन से लेकर जवानी तक सारी ज़िंदगी गुजारी होती ना मेरी तरह, तब मैं तुमसे पूछती। दूसरों को वाज देना बहुत आसान होता है। खैर, तुम्हारा मदद करने का शुक्रिया। मैं सुबह 7 बजे पहुंच जाऊंगी। उसने एक ही सांस में कहते फ़ोन खट से बंद कर दिया। अरसल ने नागवारी से लब खींचे। कुछ लोगों के दिलों पर कुफल लग जाते हैं, ऐसे कि फिर उनको खरे खोटे अंधेरे उजाले सही गलत की पहचान ही नहीं रहती। और बिलाशुबा नैना का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता था। बस अब वो अल्लाह से उसके सुधर जाने की दुआ ही कर सकता था। उसने सर झटका और मोबाइल पर अपनी यूनिवर्सिटी के ज़माने के एक बहुत अच्छे दोस्त का नंबर मिलाने लगा, जिसकी बहन रहीम यार खान में बेसहारा ख़वातीन के लिए एक NGO चलाती थी। आज वो रहीम यार खान में बेसहारा ख़वातीन के कायम करदा उस मरकज़ में इमदादी चेक तकसीम करने आया था। जब वापसी पर अपनी लैंड क्रूज़र में बैठते उसकी नज़र इत्तफ़ाक़न बागीचे में मौजूद बेंच पर बैठी 2 लड़कियों में से एक पर जम कर रह गई। वो न जाने कब तक उस लड़की पर नज़रें जमाए खड़ा रहता, जब वहाँ इंचार्ज के गला खंखारने से होश में आया। ये सामने नीले लिबास में निगाहें मोड़कर इंचार्ज ने बेसाख्ता पूछा उसने इंचार्ज से बेसाख्ता पूछा। उसकी निगाहों का इर्तिकाज़ महसूस करके इंचार्ज उसके आधे अधूरे सवाल से भी समझ गई कि वो क्या जानना चाहता है। तभी फ़ौरन टेप रिकॉर्ड की तरह बजना शुरू हुए। साईं, ये 1 महीना पहले कराची से आई है, मिसिस फारूकी के रेफरेंस से, इसीलिए खासी नक चढ़ी है। अपनी खूबसूरती का भी बहुत जोम है, कम ही किसी से। वो जो अरसल की दोस्त की बहन का हवाला देते तमाम तफसील खुशगुजार करती जा रही थी। उसकी निगाहों में बरहमी उतरती देख खाइफ होकर चुप हो गए। जब वो उसे एक साथ घोड़ी से नवाजता, शॉल को जोर से झटक कर अपने गिर्द लपेटता गाड़ी में सवार हुआ, और अगले ही लम्हे उसकी गाड़ी, उसके पीछे गार्ड्स की बड़ी गाड़ियां निकलती चली गईं। इंचार्ज एक गहरी सांस खारिज करती सबसे बेनियाज ज़ोरों शोर से गुफ्तगू में मसरूफ़ नैना को एक नज़र देखती वापस अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गई, जबकि गाड़ी में बैठे दिलावर के लबों पर शातराना मुस्कुराहट बिखरी, जबकि उस लम्हे आंखों की चमक भी कई गुना बढ़ी। इसको कहते हैं किस्मत की मेहरबानी। आज इसका यहाँ आने का कोई कतई इरादा ना था। कुछ अपनी अक्खड़ और मगरूर फितरत के सबब वो ऐसे टके टके के काम करना अपनी शान और रुतबे के खिलाफ समझता था, लेकिन बाबा साईं के मजबूर करने पर आना ही पड़ा। वो नहीं जानता था कि यहाँ आकर उसे अपना गोरे मकसूद मिल जाएगा। अयाज, उसने गाड़ी में मौजूद अपने ख़ास आदमी को पुकारा। जी साईं, हुक्म। वो फ़ौरन मुअद्दब सा बोला। वो लॉन में जो लड़की बैठी थी ना, नीले रंग के कपड़ों में, उसे किसी तरह यहाँ से बाहर निकालो, जल्द अज जल्द। वो गाड़ी से बाहर आती साफ सीधी सड़क पर नज़रें जमाए मूँछों को ताव देता सफाकी से बोलता। दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ गया। तो हुक्म साईं, हो जाएगा, वो ताबेदारी से बोला। बस ये काम पूरे ध्यान से और जल्दी हो जाना चाहिए, अब मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकता। वो हुक्म देता बगैर उसका जवाब सुने आंखें बंद करता मुतमईन सा सीट से पुश्त लगा गया। जानता था अब उसके हुक्म की बजावरी जल्द अज जल्द होगी।
उस लड़की के हाथों उठाई हजीमत वो अभी तक नहीं भूला था। उसकी वीडियो वायरल होने के बाद कैसे दो दो टके के लोगों ने उस पर उंगलियां उठाई थी। उसके माजी को खंगाला गया। उसके एक लड़की को इस्तेमाल करके छोड़ देने पर टीवी चैनल्स पर टॉक शोज किए गए। हकूक़ निस्वां की तंजीमों ने उसके खिलाफ नाराबाजी की, जुलूस निकाले। उस लड़की की वजह से उसके ख़ानदान की कमाई, बरसों की इज्जत का जनाजा निकल गया। उसके बाप दादा का नाम खराब हुआ। इस सब में घर वालों की शदीद नाराज़गी का सामना करने के अलावा उसकी 40 मुरब्बों की मालिक पढ़ी लिखी ख़ानदानी नकचड़ी बीवी उसे छोड़कर ससुराल जा बैठी थी। उसके सालों का उसे आंखें दिखाना, सास ससुर की चढ़ती तेवरियां, क्या कुछ न भुगता था उसने। बात अगर सिर्फ उस तक महदूद होती तो शायद उसे इतनी परवाह भी ना होती, लेकिन यहाँ मामला उसकी बहन की ससुराल का भी था। उसका और उसकी बहन का वट्टा सटा में रिश्ता हुआ था। उनकी शादियाँ भी बेशतर सियासी ख़ानदानों की तरह मफादात की खातिर की गई सियासी शादियाँ थी। कितनी दौड़ धूप करके इस सब से जान छुड़ाई थी उसने। बमुश्किल चंद सहाफ़ियों और चैनल्स को पैसे खिलाकर उनका मुंह बंद कर पाया था। क्या क्या यकीन दहाना करवाकर बीवी को मनाकर वापस घर लाया था वो, जिसके बाद उसकी बहन का अपने ससुराल जाना मुमकिन हुआ। अब नैना को गैर मुतवक्को तौर पर कराची से इतनी दूर यहाँ रहीम यार खान में देख उसकी इतने दिनों की तलाश मुकम्मल हुई। वो मोहतात अंदाज में जिसे कराची में तलाश करवा रहा था, उसकी यहाँ मौजूदगी ने उसका काम। उमर को मुझे दे दें, इसके सोने का टाइम हो गया है। सामने टीवी पर स्पोर्ट्स चैनल लगा था और वो उमर को अपने घुटनों पर लेटाए उसके दोनों हाथ थामे उसे न जाने क्या क्या बातें करने में मसरूफ़ था। मरियम जो अभी अली को सुला कर आई थी उसके पास आकर हल्की आवाज़ में बोली, लेकिन वो अनसुना किए अपने मशगले में मसरूफ़ रहा। मुझे सुलाना है इसे, अब दे दें। अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ती इस मर्तबा कदरे ऊंची आवाज़ में वो बोली, लेकिन जवाब हनूस निदार। वो तो कान लपेट कर ऐसे बैठा रहा जैसे बहरा हो। उसे खुद को नज़रअंदाज करने और हद दर्जा बेगाना अंदाज पर मरियम को गुस्सा आया। आज नैना वाले वाक़े की हकीकत से आगाह हुए उसे 2 हफ्ते से भी ज़ायद हो चुके थे। इस दौरान मरियम उससे कितनी मर्तबा बात करने की कोशिश कर चुकी थी। एक मर्तबा अपनी गलती की माफ़ी भी मांग ली, लेकिन वो कठोर दिल अभी तक वही नाराज़गी और बेगानगी भरा सर्द रवैया अपनाए हुए था। उसकी बेनियाज और अकड़ देखकर आज मरियम को अपने सब्र और ज़ब्त की हदें तमाम होती महसूस हुई। जब ही आंखों में तेज़ी से नमी इकट्ठी होने लगी, हलक में आंसुओं का गोला अटकने लगा। आप सुन नहीं रहे मैं आपसे क्या कह रही हूँ? वो अपना ज़ब्त खोकर गुस्से से बोली, कुछ नहीं सुनना मुझे, तुम्हें समझ नहीं आ रही? और तुम जो कुछ कह ही क्यों रही हो मुझे? खामोश रहो अब भी। बिल्कुल खामोश क्यों रहोगी? पोल फोल बोलो, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाओ मुझ पर जैसे उस दिन लगा रही थी। वो उससे भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में आंखें निकाल कर धारता एकदम फट पड़ा। मरियम खफीफ हुई, कितनी दफ़ा तो बता चुकी हूँ आपको, गलती हो गई मुझसे। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, मगर आप भी तो मेरी पोजीशन समझे। अगर कोई मेरी जगह होता तो वही समझता ना। डबडबाई आंखों समेत रूहान से लहजे में उसके बाजू पर हाथ रखकर वो नरमी से बोली। जब वो एक झटके से अपना बाजू छुड़ा गया, मैंने कितनी मर्तबा तुम्हें हकीकत बताने की कोशिश की, लेकिन तुम तो मुझे नीच, घटिया, धोखेबाज इंसान साबित करके मुझसे रिश्ता तक खत्म मुझसे रिश्ता तक ख़त्म कर चुकी थी। वो अपनी सुर्ख आंखें निकाल कर घुराया तो मरियम अपने कहे अल्फाज याद करके शर्मिंदा हुई। तुमने समझ के क्या रखा है मुझे? जब दिल चाहेगा धुतकार दोगी, जब दिल चाहेगा नरमी से बात करने लगोगी, और मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हारे पीछे दुम हिलाता फिरने लगूंगा। उसके गुस्सीले अल्फाज पर मरियम की आंखों से बेतहाशा आंसू टूट कर बहे। प्लीज़, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, बस कर देना, मुझसे आपकी नाराज़गी नहीं सही जा रहे। उसका हाथ थाम कर बेतहाशा आंसू बहाते हुए वो बोली। सुर्ख नाक, सुर्ख चेहरा, आंसुओं से लबरेज बड़ी बड़ी भूरी आंखें। अरसर का दिल पसीजा। इससे पहले कि वो कुछ कहता फ़ोन रिंग होने लगा। वो निगाहें मोड़कर फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हुआ। रात के उस वक्त फ़ोन पर जगमगाता नंबर देख बेख्तियार उसकी भवें सुकड़ी। हेलो, अरसल इकबाल अब्बासी स्पीकिंग। वो कॉल ओके करता अपनी गंभीर आवाज़ में बोला था। व्हाट? चंद लम्हे दूसरी तरफ की बात सुनते वो झटका खाकर खड़ा हुआ और उमर को पास खड़ी मरियम को पकड़ाया था। आर यू श्योर? उसने पूछा तो चेहरे से भरपूर संजीदगी झलकी। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो धीमे से बोला तो मरियम ने चौंक कर उसे देखा जिसकी आंखें ज़ब्त से लाल हो रही थीं। इलाही खैर। मरियम ने टहल कर सीने पर हाथ रखा और उसकी तरफ देखा जो कह रहा था, नहीं आपका शुक्रिया, तदफीन मैं कराची में कराऊंगा। आप बॉडी को सर्द खाने में रखवाएं, मैं जल्द अज जल्द रहीम खार पहुँचता हूँ। उसकी बात बगौर सुनती मरियम का दिल किसी अनहोनी के ख्याल से बुरी तरह डूबा। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? वो कॉल बंद करके फारिग हुआ तो अपने कंधे से लगे उमर को थपकते मरियम ने अरसल से
इस्तफसार किया जो शैला साहिबा के कमरे की तरफ जा रहा था। नैना का मर्डर हो गया। वो अपनी लहू छलकाती आंखों से जरा सी गर्दन मोड़कर उसे देखते हुए बोला और आगे बढ़ गया। क्या? नैना का मर्डर? वो हैरत से गूंग होती बेयकीनी से दोहराती सोफे पर ढह गई। आज नैना का इंतकाल हुए 3 दिन हो चुके थे। उस जवान नागहानी मौत पर हर आंख अखबार थी। पूरे घर पर सोगवारी तारी थी। लाख इख्तलाफात के बावजूद उसके बेईमाना कत्ल पर सबके दिल खून के आंसू रो रहे थे। सब उसके इसाले सवाब और मगफिरत के लिए दुआ गो थे। अरसल ने उसकी आखिरी रसूमात उसके अपने घर से अदा करवाई थी और फिर उसे अफजल चचा और रेशमा चची के पहलू में सपुर्दे खाक कर दिया गया। इस मौके पर आस पड़ोस वाले चैमी गोइयाँ करते रहे। कुछ जुमले शैला साहिबा और अरसल के कानों में भी पड़े, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बज़ाहिर ये वाक़या भी एक आम सा लूट मार का वाक़या था, जैसे आए दिन होते रहते हैं। चंद मोटरसाइकिल सवार सड़क पर चलती लड़कियों से लूट मार करने आए और उनके मज़ामत करने पर पर्स छीनकर गोली मारकर फरार हो गए। लेकिन अरसल अच्छी तरह से जानता था इसके पीछे कौन मुलविस था। लेकिन कातिलों ने इंतहाई चालाकी से चाल चली थी कि पीछे कोई सबूत ही नहीं छोड़ा था। इसलिए लाखों सैकड़ों मुकदमों की तरह इस कत्ल का मुकदमा भी नामालूम अफराद के नाम दर्ज करके फाइलों के ढेर में फेंक दी गई थी। अरसल ऑफिस से आया तो घर में फैली खामोशी महसूस करके खुद को कहने से रोक नहीं पाया, इसलिए तंजिया लहजे में शैला साहिबा से मुखातिब हुआ। वो जो नैना की वफ़ात के बाद बहुत डिस्टर्ब थी, कुछ दिन मैके रहने के लिए चली गई थी। मुझे क्या पता, तुम्हारी बीवी है, तुम ही मालूम करो उसके इरादे। उन्होंने एक नज़र बेटे के तपे तपे चेहरे को देख लापरवाही से कहा। मुझे हैरत ही रहेगी अम्मी, हसरत ही रहेगी मुझे अम्मी कि आप अपनी बहू के मुकाबले में कभी मेरी हिमायत कर लें। वो अफसोस से उन्हें देखते भरपूर संजीदगी से बोला तो उन्हें हंसी आई। शर्म करो, कदर किया करो उसकी। इतनी अच्छी सुलझी हुई नेक सीरत बीवी है तुम्हारी। तुम्हें तो दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उन्होंने मुस्कुराहट दबाते उसे और चिढ़ाया। हाँ, और वो शुक्र ना करे और ना ही मेरी कदर करे, क्योंकि मैं तो बदमाश हूँ। दुनिया ज़माने की बुराइयाँ हैं ना मुझ में। वो चबा चबा कर तंजिया लहजे में बोला। बको मत, मैंने ये कब कहा? उन्होंने खश्मी नज़रों से बेटे को घूरते कहा। तो कुछ उसे भी समझाया करे ना। उसने गले से टाई निकालते खफकी से कहा। देखो बेटा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, बहुत प्यारे हो मुझे। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। चंदा, शादी उम्र भर का रिश्ता होता है। ये रिश्ता सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त का मुतकाज़ी होता है। छोटी छोटी बातों को दरगुजर करके इस रिश्ते को पूरी खूबसूरती से जिया जाता है। मरियम बहुत अच्छी, बहुत मासूम लड़की है। मैं ये नहीं कहती वो गलत नहीं होती या कभी गलत नहीं करती होगी, यकीनन करती होगी, क्योंकि वो भी इंसान है। लेकिन मेरी जान, ये छोटी छोटी बातों पर बीवियों का रूठ जाना, बेजा जिद लगाना, अकड़ दिखाना, ये उनका नखरा होता है जो वो अपने चाहने वाले मर्द को दिखाती हैं, क्योंकि उन्हें उसका मान सलामत रखते हुए उसे मनाना होता है। इस यकीन होता है कि वो मना लेगा। अगर वो बेजा जिद लगा कर बैठी है तो तुम उसका मान सलामत रखते मना लो उसे। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते प्यार से समझाया। वो खामोशी से उन्हें देखता रह गया। वो एक जहाँ दीदा समझदार औरत थी। उन्हें खूब अच्छी तरह दोनों के माबैन जारी बिला वजह की सर्द जंग का अंदाज़ा था। वो बहुत दिनों से अरसल से इस मौजू पर बात करना चाहती थी, लेकिन उन दिनों उसकी हद से ज़्यादा बड़ी मसरूफियत की वजह से उन्हें मौका नहीं मिला। आज मौका मिला तो उन्होंने बेटे के ब्रेन वॉश करने में भरपूर मदद की थी। आज हुमैरा साहिबा के घर खूब रौनक लगी थी। आज शैला साहिबा और रबीरा के साथ अरसल भी वहाँ मौजूद था। अपनी अना को पसे पुश डाले वो आज मरियम और बच्चों को घर वापस ले जाने आया था। अपनी अना को पसे पुश डाले आज वो मरियम और बच्चों को घर वापस ले जाने आया था। ताबिश, अलवीना और हुमैरा साहिबा ने उसकी एक ना सुनते उन सबको खाने पर रोक लिया और सब खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। रात के 10:30 बजे उन लोगों की वापसी हुई थी। अरसल और शैला साहिबा के लाख मना करने के बावजूद हुमैरा साहिबा ने खूब ढेर सारे तोहफे उनके साथ रवाना किए, जिनमें बच्चों के लिए दुनिया जहान की चीज़ें थीं। ये सारी तैयारी हफ्सा और अलवीना ने राजदाराना तरीके से की थी। मरियम भी नावाकिफ़ थी। बच्चों का लिबास तब्दील करने के बाद वो उसे बेड पर रखे बेबी कॉट में लिटाकर अब बेड के दूसरी साइड आती अली की जानिब मुतवज्जो हुई। अभी थोड़ी देर गुजरी थी जब गहरी नींद में सोए अली को उसकी मुदाखलत पसंद नहीं आई और उसने रोना शुरू कर दिया। अच्छा भला सो रहा था, बिला वजह क्यों तंग कर रही हो मेरे बेटे को? वो आंखों पर से बाजू हटाता एकदम गंभीर आवाज़ में बोला।
अपने बिल्कुल पास उसकी भारी दिलकश आवाज़ सुनकर मरियम ने चौंक कर उसे देखा, जो इतने घंटों में पहली बार उससे मुखातिब हुआ था। अच्छी खासी सर्दी हो रही है, इन्हें ठंड ना लग जाए इसलिए मोटे कपड़े पहना रही हूँ, उसने आहिस्ता से कहा और जल्दी जल्दी अली के बाजू से शर्ट गुजारी, जो पूरा हलक फाड़ कर रो रहा था। उसकी ज़ोरदार आवाज़ सुनकर उमर भी ना उठ जाए, ये धड़का अलग लगा हुआ था। ओ मेरा बच्चा, लाओ मुझे दिखाओ। वो एकदम उठकर बैठते उसके बाजू से अली को लेते बोला, मामा गंदी, मेरे बच्चे को नींद से जगा दी। उसे कंधे से लगाकर थपकते वो कमरे में टहलते बोला, जो हैरत अंगेज तौर पर उसकी गोद में जाते बिल्कुल खामोश हो चुका था। जवाबन उसने हलक से लंबी सी आवाज़ निकाल कर होंठ लटका कर बाप की हाँ में हाँ मिलाई, तो बिला इख्तियार उसके नर्मो नाजुक नन्ही सी गुलाबी पेशानी चूम गया। मैंने क्या किया? वो जेरे लबाए तल कुर्सी पर थी। दोनों बच्चों पर फूंकने के बाद बेड पर उसके साथ आकर लेट गई। गर्दन हल्की सी मोड़ कर उसे देखा, जो बाजू आंखों पर रखे सीधा लेटा था। उसके उखड़े उखड़े बेगाना से अंदाज में नाराज़गी साफ वाज़ेह थी। उसे समझ न आई क्या करे, अपने रूठे हुए शोर को कैसे मनाए, लेकिन ये वक्त खामोश रहने का भी नहीं था। उससे खुद भी अब उसकी दूरी और बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो हर हाल में उसे मना लेना चाहती थी, लेकिन उसकी असली शर्म और घबराहट आड़े आ रही थी। हालांकि उसे अंदाज़ा था उसकी खामोशी से अरसल का गुस्सा और बढ़ता जा रहा होगा। इन्हीं सोचों में गलता काफ़ी देर तक लब चबाती कमरे की छत पर नज़रें जमाए वो लेटी रही। फिर न जाने क्या हुआ, सारी शर्म हया पलाई ताक रखती उसकी तरफ रुख मोड़ती उसके पास खिसक कर एकदम उसके सीने से लगी, जबकि उसके किए गए अचानक इस बेबाकी के मुजाहरे पर अपनी सोचों में गुम अरसल शुश्तर रहा। उस नर्मो नाजुक वजूद की मुलायमत महसूस करके जज्बात में एक तलातुम बरपा हुआ, ताहम इतनी आसानी से बख्शने के मूड में नहीं था वो। उसने भी तो कितना तड़पाया था उसे, कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए थे, क्या क्या सख्त बातें सुनाई थी उसे। अब थोड़ा नखरा दिखाने का हक तो उसका भी बनता था। अब क्यों आई हो मेरे पास? अब भी दूर जाओ मुझसे, अम्मी के कमरे में जाकर सो जाओ, वो नाराज़ लहजे में बोला। अपने बाजू सीने से लगी अपनी मताए जान के गिर्द अपना बाजू अपने सीने से लगी अपनी मताए जान के गिर्द हाइल तो उसने नहीं किया, लेकिन उसे खुद से दूर झटकने का हौसला भी खुद में नहीं पाता था। तभी साबका पोजीशन में लेटे लेटे आंखें मूंदे मुखातिब हुआ, जो आज उसका सब बुरी तरह आजमा रही थी। मुझे माफ़ कर दें, मुझे एहसास है मैंने आपको बहुत गलत बातें बोली थी, बिला वजह इल्ज़ाम लगाए थे आप पर। उसके सीने से अपना चेहरा चिपकाए उसकी शर्ट से झांकते उसके मजबूत सीने पर अपनी नाजुक सी शहादत की उंगली फेरते वो धीरे से बोली। अपने सीने पर उसकी सांसों की मध्यम तपिश और उसकी नाजुक उंगली का लम्स महसूस करके अरसल की धड़कनें उथल पुथल हुई। उसकी रगो जान में सरूर और मस्ती भरी। मियाँ बीवी के रिश्ते का बुनियादी जुज़्व एतमाद होता है। एक दूसरे पर एतमाद ही ना हो तो ये रिश्ता कमज़ोर है, खोखला है, और तुमने साबित किया कि तुम मुझ पर एतबार नहीं करती। कोई मेरे बारे में कुछ भी कहेगा तुम उसका यकीन कर लोगी। मेरी कोई वजाहत, कोई भी दलील तुम्हारे लिए काबिल कबूल नहीं है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला था। उसके लफ्ज़ लफ्ज़ पर ही मान लाते मरियम खुद को शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूबता महसूस करने लगी। वाकई इस मामले में उससे कोताही हुई थी और ज़रूर हुई थी, और वो भी जब जब वो अपनी चाहत, अपने खलूस का यकीन दिलाता उससे अपना रिश्ता मजबूत कर गया था। एक गहरी सांस खारिज करते मरियम ने उसके सीने से सर उठाकर अपनी गहरी से आंखों में उसको झांकते हुए देखा। अरसल का दिल पूरी तरह डोला। शाहजेब से कई बरसों तक मंगनी रहने के बावजूद मैंने उसके हवाले से कभी नहीं सोचा, क्योंकि इंसान उसी के मुतालिक सोचता है जिसके साथ उसके दिल का धागा बंधा। आपसे शादी हुई, दिल निकाह के दो बोलों में बंधा, तो मैं अपने दिल को, वो जो उसकी सी आंखों में अपनी भूरी कांच सी आंखें गाड़े एतमाद से बोल रही थी, झिझक कर एकदम खामोश हुई, पलकें लरसने लगी। तुमने अपने दिल को क्या कहा? बात मुकम्मल करो। अरसल जो दम साधे पूरी तवज्जो से उसे सुन रहा था, उसकी खामोशी से बदमज़ा होता बोला, उसकी कलाई को हल्का सा झटका दिया। मैं अपने दिल को आपकी मोहब्बत से नहीं बचा सकी, उसने लड़खड़ाते लहजे में झुकी नज़रों के साथ बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल की कि उसके सामने सारे एतराफ़ करते बार बार हया से पलकें झुकी जा रही थी। वो अपने इजहार मोहब्बत के जवाब में अरसल के चेहरे पर खिलने वाली खूबसूरत मुस्कान देख ही ना सकी और नज़रें झुकाए मज़ीद गोया हुई। मैंने आपके साथ हमेशा एक खुशगवार और ख़ूबसूरत ज़िंदगी की आरज़ू की, मुझे एतराफ़ है। उस दिन मुझे नैना की बातों में नहीं आना चाहिए था, बल्कि आप पर भरोसा करना चाहिए था। लेकिन जिससे मोहब्बत हो, इंसान उसके बारे में हद से ज़्यादा पॉसेसिव हो ही जाता। यही कुछ मेरे साथ भी हुआ, लेकिन अब क्या करूं? अब तो गलती हो गई, मुझसे आपकी बेरुखी नहीं सही जा रही। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी।
वो नमनाक लहजे में अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखती, उन पर अपना चेहरा टिकाकर बेबसी से बोलती। शिद्दत जज्बात से सिसक पड़ी। अरसल के ज़ब्त की हद तमाम हुई। उसने दोनों हाथों से उसका चेहरा थामकर इंतहाई मोहब्बत और शिद्दत उसके माथे पर लब रखे और उसी शिद्दत से उसे बाहों में भींच लिया। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतने खूबसूरत अंदाज में मनाओगी। तुम्हारा इजहार मेरी जान ले रहा है मरियम। उसे खुद में भींचे उसके बालों में चेहरा छुपाए वो बोला, तुम जानती हो नैना की हकीकत बेनकाब होने के बाद मैं बहुत दिन तक खुद से ये सवाल करता रहा कि आखिर वो मेरी ज़िंदगी में क्यों आई थी। मैं जो सारी ज़िंदगी सिन्फ़ मुखालिफ से एक हद ख़ास पर रहा था, उसके मामले में इतना जज्बाती कैसे हो गया कि अम्मी के लाख समझाने के बावजूद अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। मैं शायद काफ़ी अरसे तक इन सवालों में उलझा रहता। जब जब वो उसके बाजू से लगी सांस रोके उसे सुन रही थी, जल्दी से पूछ बैठी। अरसल ने चेहरा झुकाकर उसकी पेशानी पर मोहरे मोहब्बत साबित की और रवां लहजे में बोला, मैं बज़ाहिर अम्मी और बहनों के सामने खुद को बहुत पुरसकून दिखाता था, लेकिन हकीकत ये है कि उन दिनों मेरा डिप्रेशन हद से ज़्यादा बढ़ गया था। जहन में अक्सर उल्टे सीधे मंतकी ख़यालात आते थे। कभी दिल में ख्वाहिश सर उठाती कि समंदर में छलांग लगाकर खुद को ख़त्म कर लूं। कभी दिल चाहता उसे कत्ल करके खुद फांसी पर चढ़ जाऊं। फिर कभी सोचता कि कैसा बुज़दिल मर्द हूं जो एक औरत से धोखा खाकर इतने आराम से खामोशी से बैठ गया हूं। कनूतियत जब हद से बढ़ती है तो अक्सर सी व्यू पर जा पहुंचता था। वहां ठाठे मारता समंदर और ताहद्दे निगाह किसी छतरी की मानिंद आसमान पर तने नीले आसमान की चादर देख मुझे अपना आप डिप्रेशन से फ्री लगना शुरू होता था। वो भी एक आम सा दिन था जब मैं अपनी जहरीली सोचों में गुम सी व्यू पर खड़ा था। जब वो दूर खला में देखता बोलता जा रहा था। दाएं हाथ की उंगलियां बहुत पास लेटी मरियम के बालों में सरसरा रही थी, जबकि जहन के पर्दे पर वो दिन पूरी जुजियात के साथ ताज़ा। वो कोई मलंग था, गंदा मैला सा, पेवंद लगे बोसीदा लिबास, लंबी उलझी बिखरी बेतरतीब सी खिचड़ी दाढ़ी, गले में मोटे मोटे रंगीन मोतियों की मालाएं पहन, अपनी मोटी मोटी सुरमे लगी सुर्ख सुर्ख आंखें निकाले उसे गौर से देख रहा था, जैसे आंखों के जरिए दिल का हाल पढ़ रहा। जो तेरे इख्तियार में नहीं उसके बारे में सोच सोच कर खुद को क्यों हलकान करता है। उसने अपने हाथ में पकड़ी मैल से अटी लाठी समंदर की नर्म रेत पर मारी। जो कुछ भी होता है उसकी मर्जी से होता है। उसने अपनी मोटी मैली उंगली आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो मुतहैयर सा उस मलंग बाबा को देखता चला गया। हैरत की ज्यादती से सारे लफ्ज़ कहीं खो गए थे जैसे। जबकि वो मलंग मजीद कह रहा था, उसकी मनसूबाबंदी तेरी अकल से बालातर है। तू खाकी पुतला क्या जाने उसकी हिकमत। उसने अपनी मोटी मोटी आंखें उसकी हैरत ज़दा आंखों में गाड़ कर कहा और साथ ही लाठी एक बार फिर ज़मीन पर मारते ज़ोर से हक अल्लाह की सदा बुलंद की। जब वो मेरे लिए थी ही नहीं, मेरे साथ मुखलिस नहीं थी, तो मेरी ज़िंदगी में आई ही क्यों, मुझे तकलीफ़ पहुंचाने। अरसल को भी पता नहीं चला कि वो कलामी के अंदाज में उसके मुंह से कुछ अल्फाज अदा हुए। वो कभी देकर आजमाता है तो कभी लेकर बच्चे, कभी आजमाइशें देकर, वो कभी देकर आजमाता है तो कभी लेकर। वो क्यों परेशान होता है। उस दिन से गहरा इत्मीनान मेरे रगो पै में सिरायत कर गया। उसने हल्की गर्दन मोड़ मरियम की तरफ देखते हुए कहा, जो पूरे ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। वो मेरे दिल से उसी लम्हे उतर गई जब उसकी हकीकत खुली थी। लेकिन हम इंसानों का अलमिया है ना, कोई आजमाइश आए तो ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, फ़ौरन खुदगर्जी का शिकार होकर सवाल करना शुरू कर देते हैं। उस दिन मेरी ये कसक भी दूर हो गई। मोहब्बत तो शायद मुझे उससे थी ही नहीं, या फिर वक्ती कशिश जो उसकी असलियत खुलने से पहले ही अपना असर खोने लगी। मलंग की ज़ुबानी मेरे जहन में मचलते सब सवालों के जवाब मिले थे। मैं परिंदे के पर से भी ज़्यादा हल्का फुल्का हो गया। फिर मेरी ज़िंदगी में एक बेवकूफ़ लड़की आई। उसने कहते मरियम की नाक दबाई, जिसकी शर्मो हया से लबरेज आंखों का, जिसके हाथ की बनी चाय का मैं सालों से दीवाना था। मोहब्बत से उसकी आंखें चूमकर वो बोला तो हैरत से नीम व होंठों से बोली, बेवकूफ़ क्यों। अपने शर्म की मुस्कुराहट लिए धीमे लहजे में उसकी मोहब्बत से लबरेज से आंखों में एक नज़र झांक कर उसने पूछा, मेरी इतनी बड़ी बड़ी आंखों में अपने लिए मोहब्बत और चाहत का ठाठे मारता समंदर जो तुम्हें नज़र नहीं आता। ये 6 फीट 2 इंच का लंबा चौड़ा बंदा पूरी तरह तुम्हारा आशिक हुआ फिर रहा था। तुम्हारे इश्क में गोडे गोडे बल्कि गर्दन तक डूब चुका है। तुम्हें समझ ही नहीं आती। तुम उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाकर फ़ौरन फैसले जो सादिर कर देती हो। इसलिए कह रहा हूँ बेवकूफ़। उसने खासी तफसील से बेवकूफ़ कहने का जवाब बयान किया। वो शर्मिंदा होकर लब चबाने लगी। कुछ समझ न आया तो उसके चौड़े सीने में मुंह छुपा गई और उसकी जानलेवा अदा पर मुस्कुराते उसे अपने हिसार में वो भींच गया।